थे, तो उम्मीद है कि 2 घंटे में हमसे मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट इन जीएसटी। तो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो क्या हम मानते हैं कि जीएसटी में पहला असेसमेंट कब होता है? नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जीएसटी में जब सेक्शन 61 का नोटिस आता है मेरे पास, तब मेरा पहला असेसमेंट चालू होता है, या फिर सेक्शन 73 में होता है, या सेक्शन 74 में होता है, या फिर सेक्शन 65 में ऑडिट हुई, या सेक्शन 66 में डिपार्टमेंट प्रोफेशनल ऑडिट हुई, तो मेरा पहला असेसमेंट होता है। देखिए, अगर मैं जीएसटी में असेसमेंट की डेफिनेशन पे जाऊं, तो असेसमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट, जो हम नॉर्मली सेक्शन 73 74 को मानते हैं। पर उसके बाद के जो वर्ड है, मेरे हिसाब से जीएसटी में अगर असेसी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कोई सेक्शन है, तो दैट इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 11 एंड सेक्शन 59, क्योंकि वो बोलता है असेसमेंट इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट। नाउ व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट? अगर हम सेल्फ असेसमेंट की डेफिनेशन पे जाते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट में आप देखिए सेक्शन 59 क्या बोलता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सेल्फ असेस द टैक्सेस पेएबल अंडर दिस एक्ट। कैसे करेगा वो सेल्फ असेस? सेक्शन 59 उसके आगे बताता है, वो बताता है एंड फर्निश अ रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39। इसका मतलब है कि मेरे को टैक्स सेल्फ असेस करना है। वो टैक्स जब मैं सेल्फ असेस कर लूंगा, उसके बाद मैं उसका रिटर्न भरूंगा। उस रिटर्न में मैं अपनी आउटपुट लाइबिलिटी दिखाऊंगा, उस रिटर्न में मैं अपना आईटीसी दिखाऊंगा, और फिर मैं अपना टैक्स पे करूंगा। तो इसका मतलब है जब मैं अपना 3B फाइल कर रहा हूं, और उस 3B की जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है, वो मेरा जीएसटी का सबसे पहला असेसमेंट है। देखिए, बहुत जरूरी है हमको समझना है कि जो 3B की एक्नॉलेजमेंट है, दिस इज नॉट ओनली एन एक्नॉलेजमेंट, दिस इज द फर्स्ट असेसमेंट विच हैज बीन डन इन जीएसटी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जैसे मान लीजिए कि आज किसी असेसी के अगेंस्ट में सेक्शन 73 74 का ऑर्डर पास हुआ है। अब मेरे को अगर अपील करनी होती है उसके अगेंस्ट में, तो क्या मैं ऑफिसर से ये पूछता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि आपका ऑर्डर सही क्यों है? मैं उनसे ये बोलता हूँ कि सर, आपके ऑर्डर में ये गलतियां हैं, उनके ये कारण है, और इसलिए मैं अपील फाइल कर रहा हूँ। अब आप मेरे को इसका जवाब दो कि इसमें आपकी गलतियां ये क्यों नहीं है। तो उसी तरह से जब मैंने अपना 3B फाइल कर दिया और जब सेल्फ असेसमेंट हो गया, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट इज ऑन द सेम पेडिग्री एज सेक्शन 73 74, असेसमेंट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 73 74। तो जब मैंने अपना 3B फाइल कर दिया, तो अब ऑफिसर मेरे को सिंपल ये नहीं पूछ सकता कि आप मेरे को बताओ कि आपका रिटर्न सही क्यों है। ये उसकी जिम्मेदारी है मेरे को ये बताना कि मेरे अनुसार ये 5 रीजन है जिस कारण से आपका रिटर्न गलत है, और उन 5 कारण के ये एविडेंसेस हैं। अब आप मेरे को जवाब दो कि आपका रिटर्न जो सेल्फ असेसमेंट हुआ है वो सही क्यों है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। अब चीज ये आती है कि सेल्फ असेसमेंट जो प्रोविजन है 59, उसकी इंपॉर्टेंस हमको सेक्शन 155 से भी समझ में आती है। सेक्शन 155, जैसा आप सबको पता ही होगा कि बर्डन टू प्रूव इन केस ऑफ क्लेम ऑफ आईटीसी है। तो अगर मैं सेक्शन 155 को पढ़ता हूं, तो वो क्या बोलता है, वेयर एनी पर्सन क्लेम्स दैट ही इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर दिस एक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग सच क्लेम शैल लाई ऑन सच पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आईटीसी क्लेम करी है, वो आईटीसी सही है, इसका क्लेम, इसकी जिम्मेदारी मेरे पे है बताने की कि वो सही कैसे है। अब मैं 59 और 155 को साथ में पढ़ता हूं, तो मेरे को समझ में आता है कि 155 क्यों लाया है। अगर 155 नहीं होता, तो आईटीसी के केस में भी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होती ये बताने की कि मेरी आईटीसी गलत क्यों है। पर क्योंकि 155 अब एक्ट में है, इसका मतलब ये है कि आईटीसी की जिम्मेदारी अब मेरी है, जिसमें मेरे को ये बताना है कि मैं सही क्यों हूं। जिसमें मैं सही क्यों हूं वो मैं बताता हूं अपना इनवॉइस दे करके, मूवमेंट चार्ट दे करके, पेमेंट दिखा करके, सेलर की आइडेंटिटी दे करके। तो अब अगर आईटीसी को लेकर के जिम्मेदारी मेरी है ये बताने की कि मैं सही क्यों हूं, और 155 सिर्फ आईटीसी को कवर करता है,
इसका मतलब ये है कि आईटीसी को छोड़ करके सारी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है ये बताने की कि मैं गलत क्यों हूं। और जब बर्डन डिपार्टमेंट पे है तो सिर्फ एलिगेशन लगा के बर्डन पूरा नहीं होता है। एलिगेशन हैज टू बी सब्सटैंशिएटेड विद एविडेंस, एंड अनलेस until there is evidence, mere allegation will not suffice and will not hold me guilty of doing wrong. तो इसलिए जब मेरे पास कोई नोटिस आता है और अगर वो आउटवर्ड लाइबिलिटी का है तो ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है ये बताने की। वो सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि आप पे क्यों नहीं 18% टैक्स लगाया जाए, आपने 5% गलत दिया है, ये नोटिस इनवैलिड है। उनको ये बताना पड़ेगा कि इस 5 को 18 क्यों किया जा रहा है, 18 में इसका एचएसएन क्या होगा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। और जब तक वो नोटिस ये सब नहीं बता रहा है इसका मतलब है कि उनका नोटिस जो है वो गलत है, क्योंकि 59 में मैंने पहला असेसमेंट ऑलरेडी कर रखा है। और उसी तरह से अगर आईटीसी का नोटिस आता है तो आईटीसी के केस में मेरे को पहले डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, मेरा बर्डन डिस्चार्ज करना पड़ेगा ई कॉम गिल्ट रीडिंग डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के ई कॉम गिल्ट रीडिंग के अनुसार। और जब वो बर्डन डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं डिपार्टमेंट पे शिफ्ट कर सकता हूँ कि अब आप मेरे को ये चीजें बताइए। So that is the basic difference between section 59 and 155, and that is why whenever we have received a notice, we have to be very critical that on which ground notice has been received, उसका कारण क्या है, उसके एविडेंस क्या है, क्या नोटिस अपने आप में कंप्लीट है या नहीं है। अगर नोटिस अपने आप में कंप्लीट नहीं है तो मेरा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन उस नोटिस की वैलिडिटी और सैंटिटी को लेके होना चाहिए। अब इसी के साथ में हम सेक्शन 73(11) और 75(12) को देखते हैं। अब 75(12) को आप देखते हैं तो वो क्या बोलता है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73 और सेक्शन 74। इसका मतलब है कि सेक्शन 73 और 74 को ये ओवरराइड कर रहा है। और ये बोलता है वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 रिमेन्स अनपेड, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79। और फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि आपने 1 में अगर कोई लाइबिलिटी दिखा दी है और 3B में नहीं दिखाई है तो हम डायरेक्टली उसको सेक्शन 75(12) में रिकवर कर लेंगे। ये 75(12) का लॉजिक क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा दिया कि आपने 3B में लाइबिलिटी 1 में लाइबिलिटी दिखाई, उसको पे नहीं किया तो हम सीधे रिकवर कर लेंगे बिना आपका ऑर्डर पास करे हुए। एंड दैट इज आल्सो ओवरराइडिंग सेक्शन 73 74। ये इसलिए है क्योंकि सेक्शन 59 में जब पहला असेसमेंट हो चुका है और वो पहला असेसमेंट करते हुए मैं खुद बोल चुका हूं कि मेरी लाइबिलिटी ये है, तो डिपार्टमेंट बोलता है कि अब हमको दूसरे असेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। जब आप खुद बोल रहे हो सेक्शन 59 में अपना रिटर्न भरते हुए कि मेरी लाइबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग ये है और मैं उसको पे नहीं करता हूं, तो फिर मेरे को दूसरे असेसमेंट की जरूरत क्यों है। वी विल डायरेक्टली रिकवर इट इन सेक्शन 79। जब सेक्शन 73 74 का असेसमेंट होता है तो मैं वापस बोलता हूँ कि सर नहीं, इसको वापस से एक बार असेस करो। मैं बोलता हूँ सर जो लाइबिलिटी है वो फाइनल है, या तो अपील करो या पे करो। So that is why 75(12) has been inserted, and that is why it gives more strength to the provision of section 59, because 75(12) itself reads that the return filed under section 59 is the first assessment in GST, and once that first assessment is GST is completed, there is no need for any assessment under section 73 74, and that is why 75(12) overrides 73 74। तो जब मैं 59 155 और 75(12) को समझता हूं तो मेरे को एक्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आता है कि कौन सी चीजें 59 में जाएंगी, कौन सी 73 74 में जाएंगी, कौन सी 155 में जाएंगी। क्यों मैं सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मेरे पे पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आती है तो मेरे को ये बोला जाता है कि सर आपने ढंग से असेसमेंट नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी थी ढंग से असेसमेंट करने की। तो अगर हमने आप पे इतना ट्रस्ट कर रखा है तो आपने उस ट्रस्ट को ब्रीच क्यों किया। मैंने हालांकि सबमिशन प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है सर, 1959 का अगर मेरे को सही याद है एसोसिएटेड सेल्स का एक डिसीजन है जहां पे उन्होंने बोला है कि एसएससी की जिम्मेदारी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही रिटर्न भरना है। उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो डिपार्टमेंट के नॉलेज के हिसाब से सही रिटर्न भरे। तो अगर मैं 59 में
रिटर्न जब मैं 39 में जब रिटर्न फाइल कर रहा हूं और जो जो चीजें उसमें मांगी गई हैं अगर मैंने वो भरी है और मेरी समझ से वो सही है, तो डिपार्टमेंट मेरे को ये नहीं बोल सकता कि उनकी समझ से वो गलत है इसलिए मेरा असेसमेंट गलत है। एक सीमेंट मार्केटिंग कंपनी का 1970 का डिसीजन है, जहां पे डिपार्टमेंट ने एक उनके सामने इशू ये था कि सेल प्राइस थी, उस सेल प्राइस में फ्रेट अलग से रिकवर किया गया था। वो फ्रेट जो अलग से रिकवर किया था असेसी के हिसाब से वो एग्जेम्प्ट सेल थी। इट वॉज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एंड देयरफॉर इट डिड नॉट चार्ज एनी टैक्स ऑन दैट सेल प्राइस। डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं नहीं देखो, ये जो फ्रेट आपने अलग से इनवॉइस पे दिखाया हुआ और जो एग्जेम्प्ट दिखाया हुआ है रिटर्न में वो गलत है, आपको तो इस पर टैक्स पे करना था। और उसमें जो एक्ट में लैंग्वेज यूज करी हुई थी वो फॉल्स लैंग्वेज यूज करी थी, मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन इन रिटर्न। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन दिया। उसमें उन्होंने बोला कि असेसी के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग दैट वाज एन एग्जेम्प्ट सेल एंड देयरफॉर ही ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द रिटर्न। इफ द डिपार्टमेंट फील्स दैट दिस इज एन इनकरेक्ट वैल्यू, they may proceed it, but they cannot say that it is a false declaration. And अगर डिपार्टमेंट ये बोलता है कि ये फॉल्स है, तो डिपार्टमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि उस फ्रेट पे असेसी पूरा टैक्स पे करे और फिर आपके पास लिटिगेशन के लिए आए। अल्टीमेटली उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग रिटर्न में दिखानी है विच ही हैज डिक्लेयर्ड। इफ द डिपार्टमेंट डज नॉट एग्री टू इट दे कैन प्रोसीड एंड मूव अहेड, बट इट कैन नॉट बी सेड दैट दिस इज अ फॉल्स इंफॉर्मेशन विच हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न। So that is how with that the relevance of 3B is there कि 3B में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 3B में अगर जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है अगर हम पूरी की पूरी भर रहे हैं तो मेरे पे कल को कोई भी मिस स्टेटमेंट या सपरेशन का एलिगेशन नहीं लगा सकता। क्योंकि अगर हम सेक्शन 74 के एक्सप्लेनेशन 2 में सपरेशन की डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्लियरली बोलता है कि आपको जो चीज बतानी थी रिटर्न में, स्टेटमेंट में या डॉक्यूमेंट में, और आपने नहीं बताई हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज सपरेशन। तो अगर मैंने 3B में जो इंफॉर्मेशन बतानी है वो मैंने बता दी है और जो नहीं बतानी है वो मेरी बुक्स में है, तो मेरे पे कोई सपरेशन का एलिगेशन नहीं लगा सकता। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं रॉयल्टी के केस में। रॉयल्टी इज अ टैक्स। ये 2024 तक सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच का 1991 का डिसीजन था, जो 9 जजेस की बेंच ने ओवरऑल 2024 में किया है, पर उसका कोई स्टे नहीं आया था 2024 तक। तो एज अ टैक्स पेयर अगर मैं 2018-19 में अपना रिटर्न भर रहा था तो आई वाज फॉलोइंग द डिसीजन व्हिच वाज गिवन बाय सेवन जज बेंच इन इंडिया सीमेंट केस वेयर इन दे हेल्ड दैट रॉयल्टी इज अ टैक्स। और अगर मैंने उस पर टैक्स नहीं भरा और मैंने उसको रिटर्न में नहीं दिखाया 3B में, तो मैंने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि जीएसटी या 3B कहीं भी किसी भी कॉलम में मेरे से ये नहीं पूछता कि ऐसी कौन सी इनवर्ट सप्लाईज है जिसमें आपने आरसीएम नहीं भरा। वो मेरे से सिर्फ ये पूछता है कि ऐसी कौन सी इनवर्ट सप्लाई है जिसमें आपने आरसीएम भरा है, और जो इनवर्ट सप्लाई में जिन पे मैंने आरसीएम नहीं भरा वो मेरी बुक्स में लिखी हुई है और आपने मेरी बुक से इंफॉर्मेशन निकाली है। सो इट कैन नॉट बी हेल्ड एज अ सेपरेशन। एंड वंस it is not a separation because 3B does not requires me to declare any inward supply on which RCM has not been paid and it has been duly recorded in the books of accounts. There cannot be a case of separation and there cannot be case of invoking extended period in 74 for non-payment of tax and in the case of royalty. और जब रॉयल्टी की बात चली है तो दो दो चीजें मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा। इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं तो 1991 में 7 जजेस बेंच ने बोला कि रॉयल्टी इज अ टैक्स। 2005 तक किसी ने उसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया। 2005 में केशोराम इंडस्ट्रीज में 3 जजेस बेंच ने बोला कि रॉयल्टी इज अ टैक्स का जो ऑब्जर्वेशन है 7 जज बेंच में, वो हमको लगता है कि वो टाइपोग्राफिकल एरर है। देयरफॉर वी बिलीव दैट दिस मैटर शुड बी रेफर्ड टू अ 9 जजेस बेंच। 2011 में सेल माडा वर्सेस सेल में ये मैटर जो है वो 9 जजेस बेंच को रेफर किया गया, पर उस समय भी 1991 के डिसीजन को ओवर रूल या स्टे नहीं किया गया। 2024 तक ये जजमेंट एज इट इज था 1991 का कि रॉयल्टी इज अ टैक्स। 24 जुलाई 2024 को फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 33 इयर्स 9 जजेस बेंच हेल्ड दैट रॉयल्टी इज अ फीस, and that was not an unanimous judgment. That was a decision by majority and the majority was 8:1.
तो एक जज आज भी ये बोल रहे हैं कि रॉयल्टी इज अ टैक्स, एंड दैट जज इज नो अदर देन द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना. शी सेड दैट रॉयल्टी इज अ टैक्स. तो अगर आज की तारीख में 8:1 में एक सुप्रीम कोर्ट जज, ऑनरेबल जज, स्टिल से दैट रॉयल्टी इज अ टैक्स, और उसके बाद जब 14 अगस्त 24 को जब ये डिसीजन के लिए हियरिंग होती है कि क्या इस डिसीजन जो 24 जुलाई 24 को दिया गया, तो उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए, तो उसमें सेंट्रल की तरफ से बोला जाता है कि इस जजमेंट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए. मेनी स्टेट्स इंक्लूडिंग राजस्थान सेड दिस जजमेंट शुड हैव अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. अगर वो चीज कोर्ट मान लेता तो 24 जुलाई 24 तक रॉयल्टी फीस ही रहती, रॉयल्टी टैक्स ही रहती, फीस नहीं मानी जाती. तो दैट मीन्स 24 जुलाई 24 तक रॉयल्टी पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता. फिर उसके बाद 9 जजेस बेंच जो है, इंडिया की हिस्ट्री में 1950 से आज तक 2020 तक जितना डेटा अवेलेबल है, आज तक सिर्फ 17 बार बैठी है. उसके बाद हम 4-5 और जोड़ दें तो शायद 20-21 बार 9 जजेस बेंच बैठी है. तो जिस चीज को इंडिया की हिस्ट्री में 9 जजेस बेंच को जो आज तक 20 या 21 बार ही बैठे हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए अगर 9 जजेस को बैठना पड़े, उसमें आप अगर बोलते हो, जिस चीज बोलते हो कि मैंने टैक्स पे नहीं किया, वो मेरा इंटेंट टू इवेट था, सपरेशन था, विलफुल मिसस्टेटमेंट था, फ्रॉड था, तो वो कहां तक सही होगा? क्योंकि जिस समय मैंने 17, 18, 19 या 23, 24 तक के रिटर्न भरे, उस समय तक भी सुप्रीम कोर्ट यही बोल रहा था कि रॉयल्टी इज अ टैक्स. तो इसलिए जब मैं अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो मेरे को ये चीज बहुत क्लियरली ध्यान रखनी है कि जो रिटर्न में चीजें मांगी गई हैं, अगर मैंने ढंग से भर दी और जो भरी हुई है उसके पास मेरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो मेरे अगेंस्ट में सप्रेशन कभी भी नहीं लग सकता. और अगर सप्रेशन वो ले भी ले तो इवेड ऑफ टैक्स तो कभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि मेरा इंटेंट कभी इवेजन का नहीं था. मैंने सारी चीजें जो डिक्लेयर करनी थी मैंने प्रॉपरली अपने रिटर्न में डिक्लेयर करी. So that is the relevance of section 59, 155, 75, 12 and explanation 2 to section 74, and that is why this is the background of section 122. इसलिए बोला जाता है कि सर जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, that becomes the foundation of any legal proceedings, and if the returns have been correctly filed along with proper explanation, in most of the cases, 9 out of 10, no allegation of suppression or misstatement of fraudulent intent can be made against the SSC. So this was the background. Now coming to how mens rea can be incorporated in a statute. देखिए, हम एक बहुत कॉमन चीज होती है जब भी पेनल्टी पीनल प्रोसीडिंग्स होती है, तो हम बोलते हैं कि सर पेनल्टी मेरे पे नहीं लग सकती क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इवेजन का. पर हर जगह ये चीज सही नहीं होती है. अगर हम पतंजलि वाला केस भी देखते हैं, तो वहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली होल्ड किया है कि इट इज द स्कीम ऑफ द स्टैट्यूट विल विच शैल डिटरमाइन कि उसमें इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी के टाइम पे मेंसरिया है या नहीं है. तो मैं स्कीम ऑफ द स्टैट्यूट कैसे दिखाऊंगा, कैसे सोचूंगा? वो स्कीम ऑफ द स्टैट्यूट जब मैं एक्ट को पढ़ूंगा तब मेरे को समझ में आएगी. और ये 2025 का जो पतंजलि आयुर्वेद वाला डिसीजन है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इसमें बहुत क्लियरली बोला हुआ है, क्योंकि जो अगर हम पुराना जो जूरिस्प्रूडेंस देखेंगे, वहां पे भी यही चीज बहुत क्लियरली निकल के आ रही है कि यू हैव टू गो थ्रू द स्टैट्यूट टू आइडेंटिफाई वेदर मेंस्ट्रुएशन इज पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट और नॉट. तो पेनल्टी दो तरह की होती है, ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं, एक क्रिमिनल ऑफेंस और एक सिविल ऑफेंस. क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है उसमें जनरली जो होती है सजा जो होती है, वो प्रोसिक्यूशन के नेचर की होती है, जहाँ पे अरेस्ट के प्रोविजन होते हैं और जहाँ पे मेरी पर्सनल फ्रीडम जो है वो जेपर्डी में आ जाती है, और जहाँ पे आर्टिकल 21 जो होता है वो आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का. और बहुत क्लियरली बहुत जगह और हर जगह बोला हुआ है कि जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस है, वहां पे मेंसरिया प्रूव करना बहुत जरूरी है बाय द पर्सन हु इज मेकिंग द एलिगेशन. क्रिमिनल ऑफेंस में कहीं कोई डाउट नहीं है. अब बात आती है सिविल ऑफेंस की. सिविल स्टैट्यूट जो होते हैं वहां पे क्रिमिनल ऑफेंस की जगह जो चीज, अगर मैंने कोई ऑफेंस किया है तो उसका रिजल्टेंट पेनल्टी होती है, और वो पेनल्टी मॉनेटरी टर्म्स में होती है.
तो सिविल स्टैट्यूट में मेंस्ट्रिया इज नेवर एन इंग्रेडिएंट, मैंडेटरी इंग्रेडिएंट। वो मैंडेटरी इंग्रेडिएंट नहीं होता है, इसीलिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि हमें एक्ट के स्कीम पे जाना पड़ेगा कि क्या उन्होंने मेंस्ट्रिया को इंग्रेडिएंट बनाया है कि नहीं बनाया। तो अब किसी सिविल स्टैट्यूट में मेंस्ट्रिया कैसे आया जाता है? भाई क्रिमिनल में तो होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पर सिविल में इट इज नॉट अ कंपल्सरी इंग्रेडिएंट। ये लेजिस्लेचर के इंटेंट से लाया जाता है। और वो लेजिस्लेचर के इंटेंट से कैसे लाया जाता है? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इनकरेक्ट इनवॉइस एंड अ फॉल्स इनवॉइस। तो जब इनकरेक्ट इनवॉइस की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे से गलत इनवॉइस बन गई है। गलत इनवॉइस अनजाने भी बन सकती है, जानबूझ के भी बन सकती है, कैसे भी बन सकती है। इट इंक्लूड्स बोथ नॉन इंटेंशनल डिफॉल्ट और अन इंटेंशनल डिफॉल्ट। पर जब मैं फॉल्स इनवॉइस की बात करता हूं तो फॉल्स इनवॉइस मतलब जानबूझ के गलत बनाई गई है। अगर जाने अनजाने मेरे से गलत इनवॉइस बन गई है तो दैट वुड नॉट बी अ फॉल्स इनवॉइस। तो अगर एक्ट में बोला गया है कि इनकरेक्ट इनवॉइस की पेनल्टी 10,000 रुपए है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर को यह बताना है कि आपकी इनवॉइस गलत थी। अब आप बोलते हो कि सर मैं तो सही था, मैंने जानबूझ के नहीं बनाई, गलती से बन गई, उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। पर अगर एक्ट में वर्ड लिखा हुआ है फॉल्स इनवॉइस, तो इसका मतलब है कि सिर्फ गलत इनवॉइस नहीं, जानबूझ के गलत इनवॉइस जब तक प्रूव नहीं किया जाएगा तब तक वो पेनल्टी नहीं लग सकती। तो इसलिए जब ये पतंजलि आयुर्वेद का जजमेंट बोलता है कि स्कीम ऑफ द स्टैट्यूट देखना पड़ेगा, तो दैट इज हाउ स्कीम ऑफ द स्टैट्यूट हैज टू बी सीन। तो अब मैं ये जैसे ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जहां पे उन्होंने बोला कि जब एक्ट वॉलेंटरली, इंटेंशनली, नेग्लिजेंटली, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली इस तरह के कोई वर्ड यूज करता है, तो इसका मतलब है कि उसमें मेंसरिया इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। सेक्शन 73 और 74 में भी डिफरेंस यही है। 73 इज द प्योर सिविल ऑफेंस। आपने टैक्स पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, आईटीसी रॉन्गली अवेल करी, रॉन्गली यूटिलाइज करी, या फिर रिफंड एरोनेसली ग्रांट हुआ, कोई मतलब नहीं है कि जानबूझ के कम पे किया या बिना जाने जाने कम पे किया। आपने कम पे किया, 73 इन्वोक है। पर जैसे मैं 74 में जाता हूं, जानबूझ के कम पे किया, बिना जानबूझ के आईटीसी गलत ली, जानबूझ के रिफंड गलत लिया, दैट हैज टू बी प्रूव्ड। So 73 is a civil offense with a civil liability. 74 is a civil offense, but mens rea have been incorporated by way of statute and intent of the legislature, and therefore mens rea has to be proved by before invoking 74. इसलिए हम बोलते हैं कि 74 में सिर्फ ये बोल देना कि टैक्स कम पे किया, अगर हम ऑडिट करने नहीं आते तो हमें पता कैसे चलता, दैट इज नॉट सफिशिएंट। अगर आप ऑडिट करने नहीं आते तो मैंने कभी डिपार्टमेंट को नहीं रोका कि आप मेरी ऑडिट करने मत आओ। ऐसा नहीं था कि आप ऑडिट करने आए और मैंने दरवाजा बंद कर लिया था कि मैं अंदर नहीं आने दूंगा। इट वॉज योर ओन विश wherein you did not want, you never wanted to conduct an audit for a particular year, and whenever you wanted to conduct the audit for a particular year, I always shared my documents with you. So that is how we have to interpret how mens rea can be incorporated, and this is the first takeaway from the decision of Honorable Allahabad High Court in case of Patanjali Ayurveda. अब दूसरी चीज आती है जुरिस्डिक्शनल फैक्ट। अब ये ऐसा टर्म है जो पढ़ने में तो बहुत ज्यादा टेक्निकल लगता है, पर अगर मैं सिंपलिस्टिक टर्म्स में बात करूं तो मान लीजिए कि ये जो वेबिनार है वो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का है। मैं चाहता हूं कि सर ये वेबिनार जो है ना ये 6:30 बजे तक चलना चाहिए, और मैं यूनिलैटरली एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि सर ये वेबिनार 6:30 बजे तक चलेगा। तो अखिलेश सर बोलेंगे सर ये अथॉरिटी आपको किसने दी, ये तो मैं चेयरमैन हूँ और अजय सर है वो चेयरमैन ऑफ द सेशन है, आप बैठे बैठे कहाँ से इसमें बोल रहे हो कि सर 6:30 बजे तक कर दिया। तो कि सर आपके पास ये पावर नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे से पूछ लो, मैं ओके कर दूं, डिक्लेयर आप कर देना, क्योंकि आप 2-3 बार कानपुर आ चुके हो, हम आपको अच्छे से जानते हैं, पर ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है कि यहाँ बैठ के आप यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दो कि सर ये 6:30 बजे तक चलेगा वेबिनार। तो इसका मतलब क्या है कि द अथॉरिटी
to decide is with Akhilesh sir or Ajay sir. It is not with me. That means if I exercise that power, I do not have that power. So there is an absence of jurisdictional fact. There is an absence of the authority which I am exercising. And even if I have exercised, मैं यहाँ पे बोल भी दूं कि 6:30 बजे तक है, so it will have no legal authority, nothing. And once it has no legal authority, nobody is bound by that. तो इसलिए जब कोई ऑफिसर ऑर्डर पास कर रहा है, चाहे वो पेनल्टी को लेकर के हो, चाहे वो उसके असेसमेंट को लेकर के हो, फर्स्ट थिंग इज दैट ही शुड हैव द पावर टू एक्सरसाइज एंड पास द ऑर्डर और इशू द शो कॉज नोटिस. एंड इफ ही इज नॉट हैविंग दैट पावर, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ jurisdictional fact. And once there is an absence of jurisdictional fact, no court subsequently, whether be the commissioner appeals, whether be the tribunal, whether be the high court, whether be the Supreme Court, can regularize that if defect at any point of time. So any order which has been passed without authority can or cannot be regularized at any point of time. ये इसलिए जरूरी है कि मैं मेरिट पे, चाहे सामने वाले डिपार्टमेंट का केस कितना ही स्ट्रांग हो, मैं चाहे कितना ही अच्छा स्पीकर हूं, पर अगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, अगर डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, तो दे कैन नॉट इशू माय शो कॉज नोटिस. देखिए ये बहुत सारे डिसीजन है, मैं सबको नहीं लूंगा, पर एक जैसे डिसीजन में ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. A jurisdictional fact is a fact which must exist before a court, tribunal, or an authority assumes jurisdiction over a particular matter. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which it otherwise does not possess. इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि भाई जो अथॉरिटी आपके पास नहीं है, आप उसको करके ऐसा नहीं कर सकते कि बस मैंने मान लिया ये मेरे पास है और मैंने नोटिस इशू कर दिया, मैंने ऑर्डर पास कर दिया, अब आप इसको लड़ते रहो. तो जब मेरे पास पहला नोटिस आ रहा है, चाहे वो पेनल्टी का हो, चाहे वो असेसमेंट का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, द फर्स्ट थिंग विच हैज टू बी सीन is whether the officer has the power, whether there is a jurisdictional fact, or whether if there is an absence of jurisdictional fact, then my preliminary ground should always be that the officer lacked the authority. चलिए मैं एक बहुत छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, ऑडिट अंडर सेक्शन 65-66. सीजीएसटी में ऑडिट होती है सेक्शन 65-66 की. स्टेट जीएसटी का मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हर स्टेट का उसमें नोटिफिकेशन और सर्कुलर अथॉरिटी का अलग अलग है. ऑडिट अंडर सेक्शन 65-66, रूल 1014. सबसे पहले अगर हम सेक्शन 65 को देखेंगे तो 65(1) जो है वो ये बात करता है कि कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर कैन कंडक्ट द ऑडिट. उसके बाद 65(1) से लेकर के 65(5) तक जो भी बात हो रही है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर की हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑथराइज्ड ऑफिसर, दैट इज जो ऑफिसर ऑडिट करने के लिए कमिश्नर द्वारा ऑथराइज किया हुआ है, वो सारे काम करेगा. उसके बाद 65(5) जब होता है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑडिट कर लो, उसके बाद 65(6) आता है जिसको हमको रूल 101 सब रूल 4 के साथ पढ़ना पड़ेगा. और रूल 101 सब रूल 4 जो है वो क्या बोलता है, प्रॉपर ऑफिसर may inform the registered person of discrepancies noticed if any as observed in the audit. मतलब प्रॉपर ऑफिसर जो है वो इन्फॉर्म करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को कि आपकी डिस्क्रिपेंसीज क्या है. उसके बाद वो पर्सन अपना रिप्लाई फाइल करेगा. किसको करेगा? तो प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस इश्यू किया तो प्रॉपर ऑफिसर को फाइल करेगा. उसके बाद एंड द प्रॉपर ऑफिसर शैल फाइनलाइज द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द रिप्लाई फर्निश्ड. तो इसका मतलब है प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस इशू किया, मैंने रिप्लाई फाइल किया, उसके बाद वो प्रॉपर ऑफिसर मेरे रिप्लाई को कंसिडर करते हुए फाइनलाइज करेगा अपनी फाइंडिंग्स.
अब चीज ये आती है कि हु इज अ प्रॉपर ऑफिसर। तो देखिए एक्ट का सबसे पहला, मैं एक बार स्क्रीन शिफ्ट करता हूं सर। एक्ट का ये एक्ट का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि जहां पे भी प्रॉपर ऑफिसर लिखा हुआ है, वो प्रॉपर ऑफिसर का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 91 में जो ऑफिसर है उससे दे रखा है। और सेक्शन 2 क्लॉज 91 में जो डेफिनेशन दे रखी है उसका मतलब है प्रॉपर ऑफिसर मींस द कमिश्नर or any officer of central tax who has been assigned a function by that commissioner। तो इसका मतलब है कि जो ऑफिसर जिसको वो पावर असाइन करी हुई कमिश्नर ने, वो प्रॉपर ऑफिसर माना जाएगा जिस भी सेक्शन में या रूल में प्रॉपर ऑफिसर का रेफरेंस आ रहा है। तो मान लीजिए कि प्रॉपर ऑफिसर हमने सेक्शन 65 में पढ़ा, उसके बाद रूल 1014 में पढ़ा। तो रूल 1014 में जब मैं प्रॉपर ऑफिसर वर्ड देखता हूं तो इसका मतलब मेरे को सेक्शन 2 क्लॉज 91 में पहले जाना पड़ेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 91 में जाऊंगा तो पता चलेगा भाई या तो कमिश्नर करेगा या फिर जिस ऑफिसर को उसने पावर असाइन करी है वो ये काम करेगा। तो उसने कमिश्नर ने कौन से सर्कुलर के थ्रू पावर असाइन करी हुई है? वो पावर असाइन करी हुई है सर्कुलर नंबर 3/3/2017। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर क्लॉज 91 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रीड विद सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मतलब 2 सब क्लॉज 91 में ये सर्कुलर इशू हुआ है। और इस सर्कुलर में जो जो प्रॉपर ऑफिसर जिस जिस रूल में है उसको वो फंक्शन असाइन किया हुआ है। तो अब अगर मैं रूल 1014 के लिए आता, तो रूल 1014 को जब मैं देखता हूं तो पता चलता है कि ये जो डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर है, इनकी पावर में पॉइंट नंबर 28 में रूल 1014 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, मैं एडीटी 02 की बात नहीं कर रहा हूं सर, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट जिसपे एसएससी को अपना रिप्लाई फर्निश करना होता है, उस रिप्लाई को कंसिडर करके एडीटी 02 इशू होता है। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की पावर किसके पास है? डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। इसका मतलब है कि मेरे को रिप्लाई भी किसको करना है? डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स को। उस रिप्लाई को कंसिडर करके फाइनल ऑडिट रिपोर्ट कौन इशू करेगा? डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। अगर मैं नीचे जाता हूँ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स देखता हूं तो यहाँ पे कहीं पे भी रूल 101 सब रूल 4 का रेफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि रूल 1014 में ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट सुप्रिंटेंडेंट कभी इशू नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर जो 1014 में दे रखा है उसको सेक्शन 2 क्लॉज 91 में कमिश्नर ने वो उस फंक्शन के लिए प्रॉपर ऑफिसर असाइन किया है, डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। अब अगर 1014 की रिपोर्ट सुप्रिंटेंडेंट ने इशू कर दी, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, मैं एडीटी 02 पे अभी भी नहीं गया हूं, सिर्फ डार की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है देयर इज द एब्सेंस ऑफ jurisdictional फैक्ट एंड दैट ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट लैक्स द वैलिडिटी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे जितने जने हैं, अगर वो सीजीएसटी में जो भी डार इशू हो रही है, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, अगर वो देखेंगे तो ज्यादातर केसेस में, सब में तो नहीं बोलूंगा, ज्यादातर केसेस में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स इशू कर रहा है। एडीटी 02 जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी के साइन से होती है, पर डीआर जो होती है ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, वो अभी भी स्पॉट मेमो जिसे हम कहते हैं, वो अभी भी आप स्पॉट मेमो में नीचे देखेंगे रूल 1014 का रेफरेंस आता है। वो सुप्रिंटेंडेंट, अगर सुप्रिंटेंडेंट इशू कर रहा है दैट मींस इट इज इनवैलिड। अगर जहां पे डीसीएसी इशू कर रहा है दैट मींस इट इज अ वैलिड प्रोसेस, या अकॉर्डिंग टू मी इट इज वैलिड अगर वो डीसी या एसी के साइन से इशू हो रही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं।
ये सर्कुलर नंबर 1/1/2017 है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए या कंपोजिशन के लिए प्रॉपर ऑफिसर की बात करता है। आप एक चीज समझिए, यहाँ पे कई जने होंगे जिनको कभी ऐसा नोटिस मिला होगा कि आपका क्लाइंट जो है वो कंपोजिशन स्कीम में है, पर उसने आईजीएसटी में सेल कर दी है, और क्योंकि उसने आईजीएसटी में सेल कर दी है इसलिए वो कंपोजिशन से बाहर हो गया है, और कंपोजिशन से बाहर हो गया है तो रेगुलर में आ गया और आप इसके टैक्स भरिए, अगर वो सीजीएसटी का नोटिस है। तो आप देखिए कि एक्ट में किसी भी जने को कंपोजिशन से बाहर करना है और फिर उस पे 73 74 में डिमांड निकालनी है, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। जबकि हमारे पास जब नोटिस आता है तो नोटिस में ही वो हमको कंपोजिशन से बाहर कर देते हैं, और उसके साथ में 73 74 भी लगा कर उन्हें डिमांड भी क्वांटिफाई कर देते हैं। जबकि आप देखिए कि ये सर्कुलर नंबर 1/1/2017 है, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में पावर जो है वो असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स या असिस्टेंट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स को देता है। ये सुपरिंटेंडेंट को पावर ही नहीं देता है। कंपोजिशन में अगर 10 सबसेक्शन 5 की पावर किसी को एक्सरसाइज करनी है तो इट कैन नेवर बी अ पर्सन who is below the rank of assistant commissioner or deputy commissioner. And if superintendent has exercised the power and taken me out of the composition scheme and assessed the demand, that is a clear absence of jurisdictional fact. और अगर आप रूल 3 से रूल 6 तक अगर पढ़ेंगे तो पहले मेरे को नोटिस देना है कि आपको क्यों नहीं बाहर किया जाए, और उस नोटिस का जब मैं जवाब दूंगा तो उसका ऑर्डर पास होता है कि आपको बाहर किया जाता है। वो अपने आप में एक अपीलेबल ऑर्डर है, और जब वो ऑर्डर पास होगा तो उस कारण से मैं पोर्टल पे कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलूंगा, और उस कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलूंगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा रिटर्न फाइल करने का, और उसके बाद एक सेपरेट प्रोसीडिंग चालू होगी 73 74 में, जबकि इसमें पूरी की पूरी प्रोसीडिंग 73 74 में मेरे को कंपोजिशन से ही बाहर कर दिया जाता है, मेरे पे डिमांड भी लगा दी जाती है, और इंटरेस्टिंगली वो 20 लाख से कम का होता है तो वो सुप्रिंटेंडेंट नहीं कर दिया जाता है। So that is why the first thing which we need to do whenever we receive a show cause notice, for whatever reason it may be, कि वो कौन से सेक्शन में है, उस सेक्शन की पावर कौन से ऑफिसर के पास है, क्या वो उसी ऑफिसर ने एक्सरसाइज करी है। अगर उस ऑफिसर ने एक्सरसाइज नहीं करी है तो पहला मेरा ऑब्जेक्शन ये होना चाहिए कि आपका प्रोसीडिंग जो है ये वॉइड एब इनिशियो है, जिसको इसके बाद कोई सही नहीं कर सकता अनलेस अनटिल उसको ड्रॉप करके नया नोटिस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट गिवन इन द स्टैट्यूट इशू किया जाए। तो दिस वाज अबाउट सेक्शन 65 6 एंड एब्सेंस ऑफ जुरिसडिक्शनल फैक्ट। अब एक बात है सेक्शन 66 पे, ये इसलिए है क्योंकि कई बार प्रोसीडिंग्स जो होती हैं हम उनको बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि यार वो सही है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इशू चालू करी है इसलिए वो बाय डिफॉल्ट सही है। पर एज अ प्रोफेशनल जब भी हमारे पास कोई नोटिस आ रहा है तो वी हैव टू सी वेदर द प्रोसीडिंग्स आर विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ। तो सेक्शन 66 सबसेक्शन 1, स्पेशल ऑडिट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट है। आई बिलीव कि यूपी में भी स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करी जा रही होंगी, राजस्थान में तो अभी स्टेट डिपार्टमेंट कर रहा है। अगर कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कि यूपी में भी स्पेशल ऑडिट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इट वुड बी बेनिफिट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड डिलिबरेट ऑन द स्कोप। Arpeji, Vineet Rungta this side. हाँ सर। In UP, for a special audit, there have been CA firms have been assigned. Like in Lucknow, 20 CA firms have been appointed for a special audit. But right now, no instance has come to me yet where it has been initiated. However, as firms have been allotted, so definitely they would be initiating.
विनीत जी मुझे एक चीज बताएंगे कि कभी ये डिस्कस हुआ क्या कि वो जब ऑडिट करेंगे चालू करेंगे तो उनका स्कोप क्या होगा? Not exactly. Matlab, this discussion was happening with the higher authorities of Kanpur. So it was not like, and this discussion did not happen. ओके, चलिए। तो Yeah, कोई नहीं, मैं एक बार अपना एक्सपीरियंस राजस्थान का शेयर करता हूँ ताकि जब आप उसको डिस्कस करेंगे तो आप शायद उसको एक बार उस पोर्शन को भी एनालाइज कर सकते हैं कि वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड और नॉट। अगर आप देखेंगे absolutely. तो 66(1) में जो एक्ट में लैंग्वेज दे रखी है, इफ एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब जिस ऑफिसर के सामने स्क्रूटनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, वो इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, अगर उसको उस केस के नेचर को देख करके, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देख करके एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, मतलब पहले तो उस ऑफिसर को दो चीजें देखनी पड़ेंगी, उस केस का नेचर क्या है और उस केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज ऑफ द ओपिनियन, मतलब उसको ओपिनियन बनानी पड़ेगी। और जब कोई लॉ में ये बोला जाता है कि ओपिनियन बनानी पड़ेगी, इसका मतलब है वो रिकॉर्ड पे वो ओपिनियन होनी चाहिए। तो पहली ओपिनियन तो क्या बनाएगा कि केस कॉम्प्लेक्स है, उसका नेचर ऐसा है, और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, वो पहली ओपिनियन बनाएगा। क्या, किस चीज के लिए बनाएगा? कि उसमें वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर्ड नहीं है, या फिर क्रेडिट इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। तो इसका मतलब है कि मैंने कोई वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए दिखाई किसी सप्लाई की, ऑफिसर को लगता है कि नहीं ये वैल्यू गलत है, 15 सबसेक्शन 1 इसमें अप्लाई अप्लाई नहीं होता है क्योंकि प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो मैं 15(4) इन्वोक करके रूल 27 जो है वो लगाऊंगा, और मैं फेयर मार्केट वैल्यू है बट दिस इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब, तो मेरे को लगता है कि वैल्यू गलत है। या फिर क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट्स, या फिर जो क्रेडिट अवेल करी है वो सही नहीं है। वो मतलब सही कैसे नहीं है कि आपके ट्रेड के अनुसार 100 रुपए की आउटपुट लाइबिलिटी है तो 95 रुपीज से ज्यादा आउटपुट इनपुट आप यूज नहीं कर सकते, तो आपने 98 रुपीज यूज किया है। अब इन दोनों कंक्लूजन पे आने के लिए उनके रिकॉर्ड पे कोई एविडेंस होना चाहिए, बेंचमार्किंग होनी चाहिए। वो आईटीसी इसलिए वेरीफाई नहीं करा सकते कि सर 17/5 की क्रेडिट हमको लग रही है, वो आईटीसी इसलिए वेरीफाई नहीं करा सकते कि सर आपने फेक इनवॉइस लिया होगा। वो सिर्फ आईटीसी तभी वेरीफाई कर सकती है जब आईटीसी इज नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट्स। और वो नॉर्मल लिमिट्स क्या है, उसकी बेंचमार्किंग उनके पास होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड मटेरियल उनके पास होना चाहिए। तो दो ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा, फर्स्ट रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, इसके बाद किस चीज के लिए कि वो वैल्यू सही नहीं है या फिर आईटीसी नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। फिर वो प्रायर अपलोड द कमिश्नर वो बोलेगा कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन को कि तुम ये अकाउंट्स ऑडिट कराओ, किस लिए? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और आईटीसी इज नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं है इसलिए मैं टैक्स रेट चेक कर लूंगा, आईटीसी नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट्स नहीं है इसलिए मैं रिफंड चेक कर लूंगा, आपकी वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं है इसलिए मैं जॉब वर्क के डॉक्यूमेंट्स चेक करूंगा। दैट कैन नॉट बी अ केस। अगर मैं डॉक्टर के पास गया हूं कि सर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो मेरे को सिर दर्द चेक करके मेरे को सिर दर्द की दवाई नहीं देगा वो, कि नहीं नहीं यार मेरे को दर्द है पैर के साथ में आपके सिर में भी दर्द हो रहा है तो मैं सिर भी चेक करूंगा, अब आप मेरे पास आ ही गए हो तो मैं तो यहाँ ये भी चेक करूंगा। अगर लॉ का इंटेंट होता कि यहाँ पे ऑडिट कोई भी जना कर सकता है, तो सेक्शन 65 में ही लिख देते कि एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय द कमिश्नर और एनी प्रोफेशनल बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑथराइज बाय द कमिश्नर। So whenever we are receiving any notice for special audit under section 66, पहली चीज मेरे को उनसे रीजन लेने हैं कि सर मेरे को रीजन बताइए कि मेरे केस में ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी थी
या फिर उसका ऐसा कौन सा इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू था जिस कारण से आपको लगा कि वैल्यू सही नहीं है, या फिर मेरी आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है, आईटीसी नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। मेरे को आप वो रीजन दीजिए, उस रीजन को मैं रिप्लाई करूंगा, और मेरे को पोस्ट डिसीजनल हियरिंग दीजिए, एंड देन if I am satisfied, then I will provide the records, and if I am not satisfied, then I will not be providing any records. Here, हाँ विनीत जी। RPG, there may be a instance where the assistant commissioner or higher authority may say that due to the complexity of the bookkeeping, we are unable to understand the accounting procedures and how credit has been availed and utilized. Because actually, in some cases, like in case of contractors, what happens, there is advance mobilization, then there is retention. So many accounts have been opened for a single party. So there may be a situation where yes, they are actually genuinely not able to understand it. So whether in that case they can call for a special audit. विनीत जी, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, मेरे जेन्युइन रीजन था कि मैं ना 27 दिसंबर 2017 को ट्रांस वन भरने गया, पर मेरा पोर्टल नहीं चला, और जी मैंने 28 को भरने की कोशिश करी तो मेरे को भरने नहीं दिया गया। मेरा जेन्युइन रीजन था, पर बोला क्या जी गया कि सर एक्ट तो एक्ट है सर, एक्ट के बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता। तो जब assessee genuinely होता है, but he cannot go beyond the statute, so therefore the officers can also cannot go beyond the statute. If the intent of the lawmakers would have been that this is also a case which has to be inserted in section 66, they could have very well inserted it। क्योंकि अगर आप इसका पेरीमीटर या सर्विस टैक्स में प्रोविजन देखेंगे, तो वहां पे ये स्पेशल ऑडिट उन केसेस में भी कराई जा सकती थी जहां पे फेक इनवॉइसिंग या फेक आईटीसी या बिना सर्विसेज रिसीव किए हुए आईटीसी, बोगस आईटीसी क्लेम करी हुई हो। But to the best of their judgment, they have not included this in this in section 66 in GST. Therefore, even if I compare it with the previous provision, it is a very specific provision। डिपार्टमेंट को अगर समझ में नहीं आता है तो वो बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स को रिक्रूट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि समझ में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीएमएस को आता है, बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स को रिक्रूट कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 66 का परव्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए है। तो लॉ में आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, इसके इसके फोर कॉर्नर्स के विद इन ही ऑडिट होगी। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। और अगर उनको सारा करना होता तो दे कुड हैव वेरी वेल आस्क्ड एंड कवर्ड स्पेशल ऑडिट within section 65 only, and completed there in section 65 only। Okay, thank you. Okay, sir। Next, coming to section 122, now this is again a very interesting scenario। सेक्शन 122 और 125 में पेनल्टी कौन लगा सकता है? देखिए, ये सेक्शन 122 से लेके 127 की इनिशियल लाइंस है। यहाँ पे जितने भी जने हैं, अगर वो सेक्शन 122 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 122 क्या बोलता है? वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु हैज कमिटेड दिस डिफॉल्ट इज लायबल टू पे द पेनल्टी। इसका मतलब है वो ऑफेंस बता रहा है, वो पेनल्टी बता रहा है, पर वो ये नहीं बता रहा है कौन लगाएगा। चाहे 122 1 ले लो, 1A ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो आप, वहां पे कहीं पे रेफरेंस नहीं है कि हु विल लेवी द पेनल्टी। ये रेफरेंस कैसे आता? आप सेक्शन 123 देखिए। इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश an information written under section 150 fails to do so within the period specified in the notice issued under subsection 3 thereof, the proper officer may direct। इसका मतलब है कि अगर 122 में ये चीज लिखी होती है कि द प्रॉपर ऑफिसर में डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि 122 के लिए कोई प्रॉपर ऑफिसर होता, उस प्रॉपर ऑफिसर को मैं 2 क्लॉज 91 में जाके ढूंढता, 2 क्लॉज 91 से जाकर के मैं 3/3/2017 में आता, फिर वहां में मैं 122 को ढूंढता। पर ऐसा 122 तो बोलता ही नहीं, तो इसका मतलब 122 के लिए कोई प्रॉपर ऑफिसर ही नहीं। उसी तरह से 124 पढ़ेंगे तो वहां पे भी कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं है। उसी हिसाब से आप 125 पढ़ेंगे
तो 125 बोलता है एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर फॉर व्हिच नो पेनल्टी सेपरेटली प्रोवाइड फॉर इन दिस एक्ट शैल बी लायबल टू अ व्हिच में एक्सटेंड टू 25,000। इसमें भी कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं है। तो 122, 124 और 125 में तो कोई प्रॉपर ऑफिसर ही नहीं है। तो जब कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं है तो पेनल्टी कौन लगाएगा? ये स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट पतंजलि के केस में दातार सर ने किया था कि सर 122 में कोई प्रॉपर ऑफिसर ही नहीं है, और जब प्रॉपर ऑफिसर नहीं है तो इसका मतलब है कि पेनल्टी जीएसटी एक्ट में तो लग ही नहीं सकती। और क्योंकि इस चैप्टर की हेडिंग पेनल्टी एंड ऑफेंसेस है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी है, तो क्योंकि ऑफेंस वर्ड है और 122 में कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं है, इसलिए अगर कोई भी पेनल्टी 122 में लगनी है तो वो क्रिमिनल कोड लगा सकता है, वो कोई ऑफिसर जीएसटी में तो लगा ही नहीं सकता। तो फिर उस समय पतंजलि केस में कोर्ट फिर सेक्शन रूल 142 पे गया, और रूल 142 को उन्होंने बोला, रूल 142(1) ऑफ सीजीएसटी रूल कैटेगरी स्टेट्स दैट अ प्रॉपर ऑफिसर shall serve along with notice issued under section 52, 73, 74, 76, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 30 a summary thereof electronically in DRC 01। और इसको रेफर करते हुए इन्होंने बोला कि जहां जहां पे सेक्शन 74 इन्वोक किया हुआ है वहां वहां पे 122 की प्रोसीडिंग वही जना करेगा जो 74 का ऑफिसर है। पावर, ये उसी जजमेंट का एक्सट्रैक्ट है। पावर्स अंडर सेक्शन 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आर अनडाउटेडली एक्सरसाइज बाय अ प्रॉपर ऑफिसर। एक्सप्लेनेशन 1 2 to section 74 of CGST clearly indicate it is a proper officer who initiates the proceeding under section 73, 74 is also the person who is initiating the proceeding under section 122 and 125, as the explanation provides for dropping of the proceeding, as the explanation provides for proceedings against a person liable to a penalty under section 122 to 125 are deemed to be concluded. Therefore, any officer who has initiated proceeding under section 73, 74 is also entitled to initiate under section 122 and 125। चलिए एक बार के लिए मैं इसको सही मान भी लेता हूं कि भाई 74 में जहां इन्वोक किया वहां पे 122 वाला, और 122 की प्रोसीडिंग वही जना करेगा जो 74 वाला है। हालांकि उसका दूसरा व्यू है जो हम एक बार अलग से डिस्कस करेंगे। पर पहला क्वेश्चन ये अपन रखते हैं कि अगर सिर्फ से 122 या 125 है तो प्रॉपर ऑफिसर कौन है? अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोसीडिंग्स 122 और 125 की है फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी, सर्कुलर नंबर 171 सबको याद होगा जहां पे उन्होंने बोला कि इन केस ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई 122 1 2 में पेनल्टी लगेगी, कोई 74 में प्रोसीडिंग नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी ऑडिट कंप्लीट होती है, ऑडिटर बोलते हैं आपने एनुअल रिटर्न गलत भरा है, इसलिए सेक्शन 125 में आप पे जनरल पेनल्टी लगाई जाती है। अगर से 122 या 125 की प्रोसीडिंग है तो कौन प्रॉपर ऑफिसर है? तो पहली बात तो अगर मैं देखूंगा तो 122 में कोई प्रॉपर ऑफिसर नाम ही नहीं लिखा हुआ, और जब नाम नहीं लिखा हुआ तो मैं 291 में जाऊंगा ही क्यों? 125 में भी कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं लिखा हुआ, तो अगर 125 में प्रॉपर ऑफिसर नहीं लिखा हुआ जैसा 123 में लिखा है, या इससे पहले हमने रूल 1014 में बात करी थी कि वहां प्रॉपर ऑफिसर लिखा है, तो प्रॉपर ऑफिसर से हम 291 में जाकर के 3/3/2017 में जाके ढूंढ लेंगे भाई कौन प्रॉपर ऑफिसर है। तो जब 122 और 125 प्रॉपर ऑफिसर है तो मैं ढूंढू क्यों? तो चलिए मैं फिर भी एक बार ढूंढ लेता हूँ कि यार ठीक है, एक्ट में लिखा हुआ है तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि भाई मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, या क्या पता 3/3/2017 में दे रखा हो कि भाई प्रॉपर ऑफिसर ये होगा इसमें 122 और 125 में। तो हम वापस से 3/3/2017 पे चलते हैं। अब देखिए मैं है ना इसमें सर्च कर रहा हूँ 122। अगर जो स्क्रीन है उस पर सब जने देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इस पूरे सर्कुलर में 122 का कोई रेफरेंस नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं अगर 0/0, तो 122 के लिए कोई प्रॉपर ऑफिसर 3/3/2017 में है ही नहीं। इसके बाद अगर मैं 125 सेलेक्ट करता हूं तो 125 के लिए भी इंडिपेंडेंटली कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं है।
तो अब चीज ये आती है कि अगर 122 और 125 के लिए प्रॉपर ऑफिसर नहीं है, तो रेवेन्यू और कहां पे ढूंढ सकता है कि कहीं से सोर्स ढूंढ के निकालने की भाई 122 और 125 कोई तो इनिशिएट कर सके। तो अब वापस से एक बार अगर हम उसमें आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे, तो 127 एक सोर्स बनता है। 127 क्या सोर्स बनता है? अगर मेरे पास 127 होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। 127 मेरे पास नहीं है, पर मैं अब ऐसे ही बता देता हूँ। 127 ये बोलता है कि वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द व्यू, मतलब यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर है लिखा हुआ है, that a penalty is leviable, but it is not covered under the provision of section 62, 63, 73, 74, 129, 130. Then penalty may be levied by the proper officer for the offence. तो मेरा जब कई कई जगह डिस्कशन हुआ इस पॉइंट को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफिसर से, तो उन्होंने बोला सर 127 इज द सोर्स, जहां पे 122 और 125 की पेनल्टी लगाने की पावर प्रॉपर ऑफिसर को दी जाती है। और क्योंकि 127 है इसलिए 122, 124 और 125 में कोई प्रॉपर ऑफिसर का रेफरेंस नहीं है। तब मैं उनको ये चीज बोलता हूं कि सर अगर 127 इज द सोर्स फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 122, 124, 125, तो रूल 142 1A को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे 122 के साथ में फिर 127 क्यों दे रखा है? They could have clearly provided only section 127. रूल 142 1A में 122, 123, 122, 124 और 125 अलग से क्यों दिया हुआ है जो 127 ऑलरेडी लिखा हुआ है? तो पहली चीज, अगर 127 को सोर्स बोला जाता है तो अकॉर्डिंग टू मी इट कैन नॉट बी द सोर्स, क्योंकि 142 1A क्लियरली बोलता है कि नोटिस अलोंग विद समरी इन DRC 01 has to be issued for each of the case under section 122, 123, 124, 127. और जब 127 और 122 अलग से लिखे हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट 142 अपने आप 122 को नहीं डाल सकता। उसके लिए सबसे पहला रेफरेंस सेक्शन 140 सेक्शन 122 में होना चाहिए था, जहां पे वो प्रॉपर ऑफिसर का रेफरेंस 122 इटसेल्फ में डालते। चलिए दूसरा, चलिए मानता हूं कि एक बार के लिए कि 127 इज द सोर्स और 122, तो अब हम वापस से चलते हैं उसी सर्कुलर पे। मैं 127 सर्च करता हूं, तो देखिए 127 अगर सर्च करता हूं तो ये DC/AC की पावर में आता है। तो अगर सिर्फ 127 सर्च करता हूं तो डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल टैक्स इज द प्रॉपर ऑफिसर फॉर 127। तो अब अगर मैं डिपार्टमेंट का व्यू एक बार मान भी लूं, हालांकि उसको भी अलग से डिस्कस करूंगा कि वो क्यों गलत है मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं डिपार्टमेंट का व्यू मान भी लूं तो 122 का कोई भी नोटिस सुपरिंटेंडेंट तो कभी भी इशू नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ DCI/AC के पास में। 127 से अगर 122 की पेनल्टी लगती है तो DC और AC से नीचे का ऑफिसर उसका नोटिस कभी इशू नहीं कर सकता। अब दूसरी बात, अगर 127 इज द सोर्स, तो अब अगर इस सर्कुलर में 142 सर्च करता हूं तो देखिए रूल 142 जो है, ये देखिए सुपरिटेंडेंट की पावर में आता है सब रूल 1, 2, 3, 7 और रूल 142। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 127 सेक्शन इटसेल्फ इज विद इन द पावर ऑफ DC एंड AC, but rule 142(1) which refers to section 127 is in the power of superintendent of central tax। इसका मतलब है कि लॉ अपने आप में क्लियर नहीं है कि 122 के लिए
कौन सा सेक्शन है। अगर 127 है तो 127 आपने डीसीएसी में दे दिया, तो रूल 142 में आप वापस क्यों सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल टैक्स को दे रहे हो? और अगर 127 इज सफिशिएंट, तो 142 में रूल 142 में सेक्शन 122 और 127 अलग अलग क्यों दे रखे? तो अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी का नोटिस आता है 122 का, या मान लीजिए किसी का भी नोटिस आता है जिसमें 74 विद 122 भी है, तो ऑलवेज माय फर्स्ट सबमिशन इज शुड बी 122 में कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं है, और 122 में कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं है तो उसका एडजुडिकेशन इसमें नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर 122 की पावर सेक्शन 127 से आ रही है, तो मैं अकॉर्डिंग टू मी इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज एज पर रूल 142 122 and 127 have been separately provided. और अगर ऑल्टरनेटिवली 127 भी माना जाता है तो इसका नोटिस डीसी और एसी से नीचे नहीं आ सकता। और अगर रूल 142 के थ्रू सुप्रिंटेंडेंट को पावर दी गई है कि 122 का नोटिस वो इशू कर सके, तो इसका मतलब है कि जहां पे सुप्रिंटेंडेंट 20 लाख रुपए की टैक्स से ज्यादा का नोटिस असेस नहीं कर सकता, वहां पे ऐसा पैरेलली मॉनेटरी लिमिट पेनल्टी के लिए नहीं है। तो मतलब 100 करोड़ तक की पेनल्टी का नोटिस क्या सुप्रिंटेंडेंट असेस करेगा? So that is how I feel that 122 clearly lacks the reference to the proper officer, and the circulars which have been issued under 2 clause 91 also are not appropriately covering it, either by way of section 127 or by way of rule 142 or by way of separate mentioning of 122 and 127 in rule 142. तो ये जो 122 का प्रॉपर ऑफिसर है, ये पार्ट जो है ये पतंजलि में आर्ग्यू किया गया। उसके बाद आर्ग्यू करने के बाद कोर्ट ने डिसीजन भी दिया है, बट द थिंग इज नॉट येट सेटल्ड। और उन केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं है जहां पे सिर्फ और सिर्फ 122 या 125 की पेनल्टी का नोटिस है। 74 विद 122 में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे चलिए एक डिसीजन है, पर सिर्फ और सिर्फ 122 का जहाँ पेनल्टी का नोटिस है वहां तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। तो जहां जहां पे 122 चाहे 74 के साथ में डाला गया हो, चाहे इंडिपेंडेंटली डाला गया हो, मेक इट अ पॉइंट दैट द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन शुड ऑलवेज बी टू चैलेंज द अथॉरिटी। तो मैं जब भी बोलता हूँ ना कि सर द ब्यूटी ऑफ द डिसीजन इज नॉट व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, द ब्यूटी ऑफ द डिसीजन इज व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स मेड, एंड if I am able to connect with the arguments, even if the decision is not correct, I can take forward those arguments at another level, at another forum of a similar level or a higher level, and then argue it. But at least the argument should be part of my submission. How many ji? Like, as we are talking of the penalty sections, so in there are some cases where e-invoicing is being left out. The client is unaware or whatever. So, like in a year, 200 invoices have been raised and 100 credit notes have been raised. Now, how penalty will be levied onto such cases? मैं इसको है ना, जब ये कंक्लूजन होगा ना उसके साथ में इसको कवर कर लूंगा। Sure. हाँ सर, ठीक है। अब पतंजलि वाले केस में एक और चीज आई कि पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 आर फार ब्रॉडर देन पेनल्टी अंडर सेक्शन 74। और ये मेरा हमेशा से सबमिशन रहा है कि 74 is only covering 5 aspects: tax not paid, short paid, ITC wrongly billed, ITC wrongly utilized, or refund erroneously granted. But 122 is much broader provision.
और 7513 इसीलिए लाया गया कि अगर 5 ऑफेंसेस पे पेनल्टी 74 में लग गई है तो उन 5 पे 122 में नहीं लगेगी, क्योंकि उन 5 के लिए पेनल्टी 122 में भी है। पर अगर 74 में लग गई तो 122 में नहीं लगाएंगे। And that is why there was a need of 7513. But to say that if proceedings have been initiated under section 74, I am immune from section 122, that can never be the case. हमने एक theory of double jeopardy और that a person cannot be penalized twice for the same offense. And that is why section 7513 is in the statute. What is the same offense? अगर हम jurisprudence देखेंगे जो अभी तक डेवलप हुई है सेम ऑफेंस, नॉट ओनली इन जीएसटी बट इन अदर लॉज एज वेल, when when same set of evidences, same not two, when same set of evidences is sufficient to prove two offenses, then these are same offenses. But when an additional fact is required to prove another offense, it becomes a different offense. So a tax not paid and a tax not paid due to undervaluation are two different offenses. Tax not paid can be due to any reason, and tax not paid due to undervaluation is requiring another fact to be proved that there was an undervaluation on account of which a tax was not paid, and there is an additional fact which is required to be proved. अगर हम सर्विस टैक्स रिजीम की बात करें, 2006 में केरला हाईकोर्ट का या डिसीजन था जहां पे उन्होंने सेक्शन 76 बोलता था टैक्स नॉट पेड एंड सेक्शन 78 अंडर वैल्यूएशन के कारण टैक्स नॉट पेड की बात करता था, वेयर इन on account of theory of double jeopardy penalty under both the sections was upheld, and fourth that and in 2008 in service tax a section was inserted wherein this specifically stated that penalty can be levied either under section 76 or 78, but until that section was inserted these were treated as two different offenses. So that is how we have to see that whether it is the same offense or a different offense. So a falsification of books of accounts and ITC wrongly availed are two different offenses. If I take an invoice wherein there are no underlying goods, it is falsification of books of accounts. But that by itself does not mean ITC wrongly availed. For proving ITC wrongly availed, an additional set of facts is required to prove that ITC which is reflecting on this invoice वो भी जाकर के 3B में ली गई है। अब 122(1) में 21 ऑफेंसेस है। अगर हम ये बोलेंगे कि सर एक ऑफेंस पे पेनल्टी लग गई तो 20 के लिए मैं इम्यून हो गया, वो कभी केस नहीं हो सकता। डिलेड रजिस्ट्रेशन 122(1) में पेनल्टी है, इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई 122(1) में पेनल्टी है। तो मान लीजिए मेरी मेरी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ का था और मैंने रजिस्ट्रेशन बाद में लिया, और उसके साथ में डिपार्टमेंट को यही पता चला कि उस 1 करोड़ में से 30 लाख की ऐसी इनवॉइसेस हैं जिसपे कोई सप्लाई हुई नहीं थी, तो वहां पे 2 ऑफेंसेस लगेंगे सेक्शन 122(1) इटसेल्फ के, पेनल्टी फॉर डिलेड रजिस्ट्रेशन एंड पेनल्टी फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई। अब सेक्शन 122 को अगर हम देखते हैं तो वहां पे 4 प्रोविजन है। 122(1) जो टैक्सेबल पर्सन की बात करता है, 122(1) है जो एनी पर्सन की बात करता है, 122(2) एनी रजिस्टर्ड पर्सन की बात करता है, और 122(3) एनी पर्सन की बात करता है। तो देखिए 122(1) सिर्फ और सिर्फ वहां पे लग सकता है जहां पे वो जना रजिस्टर्ड था या फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड था। 122(2) जो है वो एनी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब उसी जने पे लगेगा जो रजिस्टर्ड है। तो अब इशू क्या आया गवर्नमेंट के सामने कि ऐसी फॉर्म्स बनी जहां पे मास्टरमाइंड कोई और था पर किसी और के डॉक्यूमेंट यूज कर लिए गए।
अब डिपार्टमेंट चाहता था कि उस मास्टरमाइंड को पकड़ के उस पर पेनल्टी लगाए। अब वो उस मास्टरमाइंड को आइडेंटिफाई भी कर लिया, पेनल्टी भी लगाने की कोशिश करी, पर क्वेश्चन ये है कि कौन से प्रोविजन में पेनल्टी लगाए। बोला सर 122(1) में लगाते हैं तो वो टैक्सेबल पर्सन है, और वो टैक्सेबल पर्सन तो वो खुद तो है ही नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन किसी और का नाम का है, इनवॉइस किसी और के नाम से इशू करी है, सो इज नॉट फॉलिंग विद इन द एम्बिट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। 122(2) बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो तो वैसे ही रजिस्टर्ड नहीं है। और 122(3) में लगाते हैं क्योंकि वो एनी पर्सन है, तो वहां तो 25-25 हजार की पेनल्टी लगती है। तो फिर क्या करें? तो 1 जनवरी 2021 को सेक्शन 122(1) कैपिटली इंसर्ट किया गया, जहां पे एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट को डाला गया। तो वहां पे वर्ड एनी पर्सन डाला गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि 122(1)(a) अगर 1 जनवरी 2021 को लाया गया है और कोई मास्टरमाइंड है जो 17-18 के इनवॉइसेस में पकड़ा जाता है, तो क्या उस पे 122(1) कैपिटल ए लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे हालांकि अभी एक डिसीजन आया है जहां पे कॉन्ट्री व्यू लिया गया है, पर उससे पहले के जो जूरिस्प्रूडेंस है वहां पे बहुत क्लियर था कि जिस दिन वो एक्ट कमिट किया गया है उस दिन जो पेनल प्रोविजन होंगे वही उस पे लगेंगे। हो सकता है कि टाइम निकलते निकलते आपको वो ऑफेंस बहुत बड़ा लगता हो, तो आपने एक पीनल प्रोविजन डाला, अगर वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स है तो उस डेट के बाद में जो ऑफेंसेस कमिट करे गए हैं, उस डेट के बाद के पीरियड के में जो ऑफेंस कमिट किए गए हैं, सिर्फ उन पे वो प्रोविजन लगेगा। उस डेट से पहले के जो पीरियड है उनमें अगर वो ऑफेंस कमिट किया गया था तो उसमें नया प्रोविजन नहीं लगेगा, फिर पुराने वाले प्रोविजन अगर लगते हैं तो लगेंगे। आज हो सकता है कि सर मैं रोड पे रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भाई रॉन्ग साइड चलोगे तो 5,000 रुपये पेनल्टी है। 3 साल बाद प्रोविजन लाते हैं कि नहीं रॉन्ग साइड चलते हुए कोई पाया गया तो 1 लाख रुपए पेनल्टी है। और 3 साल जब वो प्रोविजन आया जब 1 लाख का, तो उस समय कोई वीडियो सरफेस होता है जहां पे कोई बंदा रॉन्ग साइड चलते हुए पाया जाता है। तो क्या वो 3 साल बाद वो प्रोविजन आ गया, उस पर कोई वीडियो 3 साल पहले का आया, तो उस पर क्या 1 लाख रुपए पेनल्टी लग जाएगी? उस पर पेनल्टी वही लगेगी जो जिस दिन वो ऑफेंस कमिट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई 122 की पेनल्टी के लिए टाइम पीरियड क्या है। तो जब हम बोल रहे हैं कि 122 में प्रॉपर ऑफिसर नहीं दे रखा है, प्रोसेस ही नहीं दे रखा है, 122 से तो टाइम पीरियड आएगा नहीं, तो कहां से आए? तो फिर मेरे को 127 में जाना पड़ेगा। 127 में अपने आप में कोई टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर की बात करता है। तो फिर मैं रूल 142 में चले जाता हूँ, क्योंकि वहां प्रोसेस दे रखा है, पर उस प्रोसेस में भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो 142 भी मेरे को नहीं बताता, तो मैं सेक्शन 73-74 में चले जाता हूँ। तो बोलते हैं कि सर 73-74 तो हमने इन्वोक ही नहीं किया, हमने तो इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई का मैटर बनाया है, तो 73-74 को देख रहे हो आप। और आप खुद ही बोल रहे हो ना कि 122 इज मच ब्रॉडर देन 74 एंड डज नॉट रिक्वायर इनिशिएशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 74, तो हम तो 122 लगाए हैं। तो ये आज की सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 122 के लिए एक्चुअल में टाइम लिमिट है क्या। जितना बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसका प्रॉपर ऑफिसर कौन है, उतना ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसकी टाइम लिमिट क्या है। अगर नहीं दी हुई है तो मैं ये मानूंगा कि वो इनडेफिनिट है, या मैं ये मानूंगा कि देयर एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन, एंड देन सिंस देयर इज एन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन देयरफॉर दिस प्रोविजन कैन नेवर बी इन्वोक्ड इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द स्टैट्यूट। क्योंकि ये कोई बेनिफिशियल प्रोविजन नहीं है, एंड इट कैन नेवर बी एन इनडेफिनिट प्रोविजन। तो हालांकि आपको जजमेंट ऐसे मिलेंगे कि भाई कोई भी प्रोविजन इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होता, देयर हैज टू बी सम टाइमलाइन। तो मेरे बेचारे एसएससी के लिए तो टाइम, आईटीसी लेने के लिए भी आपने अगले साल के नवंबर तक की टाइम लिमिट दे रखी है, तो 122 के लिए ऐसा थोड़ी होगा कि आप ताज जिंदगी वैसे 50 साल बाद 17-18 का नोटिस निकाल के दे देंगे कि आपने गलत इनवॉइस इशू करी 122 में। दिस इज समथिंग विच हैज टू बी एनालाइज एंड सीन बाय द गवर्नमेंट, एंड दिस इज समथिंग वेरी डेरोगेटरी, एंड
If the notice is being issued, maybe at some point of time we can put it like this way, that since no time limit has been provided, therefore in our opinion this provision is not at all operational as yet. I'm not saying that this is the correct version, but at least somewhere down the line an objection to this effect should be there, just like the point of proper officer, although the point of proper officer has much more strength than this point. Now coming to section 122. अब सेक्शन 122 अपने आप में बहुत बड़ा है, और हम देखना चाहे तो एक ही प्रोविजन में चाहे तो उसमें 2 घंटे लगा सकते हैं. So I would not be going into the entire section of 122. I would be only going into the principle that how the penalty has to be seen and calculated under section 122. देखिए, जैसे हमने बात करी कि किसी भी एक्ट के स्कीम को देखना पड़ेगा कि उसमें मेंसरिया है या नहीं है. और क्योंकि सेक्शन 122 तो पेनल्टी की बात करता है, तो सिविल ऑफेंस की बात करता है, तो अब मेरे को एज अ रीडर, एज अ टैक्स पेयर, एज अ प्रोफेशनल मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि क्या इसमें मेंसरिया इंग्रेडिएंट है या नहीं है. अगर है तो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंसरिया प्रूव करने की. अगर नहीं है तो सिर्फ उनको ऑफेंस प्रूव करना है. तो अब मैं सेक्शन 122(1) क्लॉज 3 से बात करता हूं. और 122(1) क्लॉज 3, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पता नहीं आज संजोग ऐसा बैठ रहा है कि मैं कानपुर चार्टेड अकाउंटेंट सोसाइटी में डिस्कशन कर रहा हूँ, और डिसीजन भी सारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आए जा रहे हैं और किसी स्टेट के आ ही नहीं रहे. तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है, उसका प्रिंसिपल और इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए, मेंसरिया जो है हमको एक्ट में ढूंढना है. अब सेक्शन 122 में दो पार्ट होते हैं किसी भी ऑफेंस के, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफेंस और एक क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ पेनल्टी. तो पहले तो मेरे को ऑफेंस देखना है कि हुआ है कि नहीं हुआ, फिर मेरे को उसकी पेनल्टी आइडेंटिफाई करनी है कि लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, और लगनी चाहिए तो कितनी लगनी चाहिए. अब मेंसरिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में भी हो सकता है और क्वांटिफिकेशन ऑफ पेनल्टी में भी हो सकता है. ये मेरे को ढूंढना है. जैसे पतंजलि वाले केस में बोला है ना कि आपको स्कीम ऑफ द स्टैट्यूट देखनी है. तो अब मैं सेक्शन 122(1) क्लॉज 3 देखूं तो वहां पे आता है एनी टैक्सेबल पर्सन, पहले तो चालू ही वहीं से होता है, कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. बहुत सिंपल सा है. आपने टैक्स कलेक्ट किया, आपने उसको पे करना था, पर आप ड्यू डेट के 3 महीने के अंदर अंदर उसको पे नहीं कर पाए, तो आपने ये ऑफेंस कमिट कर दिया. क्या इस ऑफेंस में कहीं मेंसरिया है? कहीं नहीं. प्लेन वेनिला सिंपल, 3 महीने में पे नहीं किया ड्यू डेट के अंदर अंदर, तो ये ऑफेंस कमिट हो गया. तो चलिए, ऑफेंस तो कमिट हो गया, कोई है ही नहीं इसमें मेंसरिया. तो क्वांटिफिकेशन पे आ जाते हैं. अब क्वांटिफिकेशन पे आते हैं तो वहां पे दो पैरामीटर है. पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, मतलब 10,000 रुपए की पेनल्टी. और पहले हम इधर से चालू होते हैं, अलग अलग इसके स्टेजेस हैं, तो मैं सेकंड स्टेज से चालू करता हूँ. 10,000 और, तो कौन सा स्टेज इस ऑफेंस पे लगेगा उसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं. पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, और 10,000 तो सब पे लगेगी ऐसा प्रोविजन बोलता है. और द टैक्स नॉट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 और शॉर्ट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट. तो ये मेरा ऑफेंस टैक्स नॉट डिडक्टेड, शॉर्ट डिडक्टेड या नॉट पेड टू द गवर्नमेंट का नहीं है. टीडीएस, मतलब टीडीएस नॉट पेड. यहाँ पे जो नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, आप उसको टैक्स से मत कनेक्ट करना, ये सेक्शन 51 के टीडीएस से कनेक्ट होता है. या फिर टैक्स नॉट कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52 और शॉर्ट कलेक्टेड और कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे भी सेक्शन 52 की बात हो रही है. तो सेक्शन 51 टीडीएस का प्रोविजन है, सेक्शन 52 टीसीएस का प्रोविजन है. तो ये दोनों ही इस ऑफेंस के क्वांटिफिकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होते. उसके बाद और आईटीसी अवेल्ड, ये प्रोविजन आईटीसी का है ही नहीं, तो आईटीसी अवेल्ड का तो मैटर ही नहीं आता. और आईटीसी पास्ड ऑन, तो मैंने टैक्स पे नहीं किया तो टैक्स आईटीसी पास ऑन का भी पॉइंट नहीं आता.
और आईटीसी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड में, इसमें आईएसडी का मैटर ही नहीं है, तो आईटीसी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड का मैटर ही नहीं आता। और रिफंड क्लेम फ्रॉडुलेंटली, ये भी रिफंड का मैटर नहीं है, तो रिफंड का भी मैटर नहीं आता। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड। तो अब डिपार्टमेंट को ये बताना है कि भाई अगर मैंने 3 महीने में पे नहीं किया तो चलो वहां पे तो कोई मेंसरिया नहीं लगने वाला, पर पेनल्टी क्या लगेगी? पेनल्टी 10,000 रुपए या फिर इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेडेड लगेगी। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड इवेडेड यूज हो गया, इसका मतलब है कि मेंसरिया यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। एंड वंस मेंसरिया हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, therefore intentionally that tax was not paid, as the intent was to run away with the tax amount, then only penalty equivalent to tax evaded can be levied। भाई वो ये प्रूव करे कि मैं विजय माल्या हूं, और अगर मैं आपको पकड़ते नहीं तो आप तो टैक्स लेके इंडिया के बाहर भाग जाते, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट टू टैक्स की पेनल्टी लगेगी, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो ये चीज को जब अब आपके पास नोटिस आया 122(1)(3) का, उसमें बोला कि सर आपने 3 महीने ज्यादा पेमेंट किया है, इसलिए आप इक्वल टू टैक्स की पेनल्टी लगाई जा रही है 122(1)(3) में। यही चीज इलाहाबाद हाईकोर्ट का शायद गोविंद इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन है, और फिर उसके बाद उससे पहले एक मेंटेनियर इंडिया करके एक डिसीजन आया था, उसमें तो पेनल्टी एट लार्ज अंडर सेक्शन 122 को डिस्कस किया गया था, वो प्रिंसिपल आता है। इसी तरह से 122(1) क्लॉज 2 पे आता है। अब 122(1) क्लॉज 2 क्या बोलता है? इश्यूज एनी इनवॉइस or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this act or rules made thereunder। तो अगर मैं इनवॉइस इशू करूंगा which is in contravention of violation of the provisions of this act or rules made thereunder without supply of goods, तो मैंने ऑफेंस कमिट कर दिया। अब यहाँ पे कोई जानबूझ के बिना अनजाने कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह है कि इनवॉइस should be without supply of goods or in violation of the provisions of this act। क्वांटिफिकेशन पे जाएंगे तो पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। और अब मैं जब इनवॉइस इशू कर रहा हूं, मान लीजिए विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो कोई टैक्स तो इवेड हुआ ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जो इनवॉइस इशू करी उसका जो टैक्स है वो तो मैं 3B में भर चुका हूं, तो वहां पे कोई टैक्स इवेडेड नहीं है। वही 171 नंबर सर्कुलर बोलता है कि भाई क्योंकि टैक्स तो पेड है पर कोई अंडरलाइंग सप्लाई नहीं, तो हम सप्लाई नहीं मान रहे उस ट्रांजेक्शन को, इसलिए 74 तो इन्वोक होगा ही नहीं, तो टैक्स इवेडेड तो बात ही नहीं आती। सेक्शन 51 भी नहीं आएगा, सेक्शन 52 भी नहीं आएगा। मैंने इनवॉइस इशू करी विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो आईटीसी अवेल तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूं? आईटीसी पास ऑन कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा? 10,000 रुपीज और आईटीसी पास्ड ऑन आएगा, विच एवर इज हायर। तो इस तरह से यहाँ पे क्वांटिफिकेशन होगा इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ एन इनवॉइस। इसी तरह से हमको सारे के सारे ऑफेंसेस देखने हैं, और उन ऑफेंसेस को देख करके फिर हमको उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि भाई क्या ऑफेंस हुआ है, या फिर उसके साथ में अगर ऑफेंस हुआ है तो उसमें क्वांटिफिकेशन क्या होगा। अब सेक्शन 125, सेक्शन 125 जो है वो बोलता है एनी पर्सन हु कॉन्ट्रोवेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर फॉर व्हिच नो पेनल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड for in this act shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 rupees। तो अब यहाँ पे देखिए कोई मेंसरिया नहीं है कि जानबूझ के ऑफेंस कमिट किया हो, बिन जाने अनजाने किया हो, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल बोला हुआ है कि भाई आपने कुछ काम किया जिसको पेनल्टी नहीं है तो मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 रुपए लग जाएगी। तो अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में कोई मेंसरिया नहीं है, क्वांटिफिकेशन में क्या है? एक लिमिट है विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज। तो जीएसटी एक्ट से पहले का जो जूरिस्प्रूडेंस है वहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली
till the apex court it has been clearly laid down wherein the discretion has been given to the officer for levy of penalty. Maximum penalty can only be levied wherein there was the intent to commit wrong. And that's why the discretion is given. It is not that by default maximum highest penalty would be levied. और उसी को देखते हुए सेक्शन 126 सबसेक्शन 2 जो है वो दिया हुआ है सीजीएसटी एक्ट में, द पेनल्टी इम्पोज अंडर दिस एक्ट शैल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ईच केस एंड शैल बी कमेंसरेट विद द डिग्री एंड सिवियरिटी ऑफ द ब्रीच. तो जितना भारी ऑफेंस उतनी भारी पेनल्टी, जितना छोटा ऑफेंस उतनी कम पेनल्टी. और उसके ऊपर 126(1) में तो बोला है माइनर ब्रीचेस ऑफ टैक्स रेगुलेशन या कोई ओमिशन और मिस्टेक है जो इजीली रेक्टिफाइबल है और माइनर ब्रीच में 5,000 रुपए से नीचे का है तो आप उसको वैसे ही उसको छोड़ दो. तो दिस इज सेक्शन 125, 126, 127 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अब ब्रीफली for 10 minutes we will discuss circular number 171 and then we will take the question answers if any. तो सर्कुलर नंबर 171 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सर्कुलर है. 3 सिचुएशन इसमें दे रखी है. 3 सिचुएशन में क्या है, इन केस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन ए हैज इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. इसका मतलब क्या है कि इनवर्ड सप्लाई तो सही है पर मेरी आउटवर्ड सप्लाई में ऐसे इनवॉइस इशू है जिसका कोई अंडरलाइंग सप्लाई नहीं है. तो अगर मेरी 100 रुपए की इनवर्ड सप्लाई सही है और डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आपने जो 100 रुपए की इनवॉइस इशू करी है उसमें कोई अंडरलाइंग सप्लाई नहीं है, इसका मतलब है या तो 100 रुपए का माल मेरे बिजनेस प्लेस में पड़ा होगा या फिर 100 रुपए का मैंने क्लेंडेस्टाइन रिमूवल कर दिया होगा. So unless until in this first scenario wherein department is not doubting my inward supply and only questioning my outward supply, saying that it is without underlying supply, they have to prove that there was a stock at the premises of the taxpayer or that those goods were clandestinely removed without issuance of the correct invoice. मतलब जिसको माल बेचा उसको इनवॉइस इशू नहीं करी और जिसको इनवॉइस इशू करी उसको माल नहीं बेचा. बट विदाउट प्रूविंग कि मेरे पास वो माल पड़ा हुआ है, विदाउट प्रूविंग कि वो क्लैंडस्टाइन रिमूवल था, यू कैन नॉट सिंप्लिसिटर से कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई गलत है अगर मेरी इनवर्ड सप्लाई पे क्वेश्चन नहीं है. तो ये है पहला सिनेरियो. और इस सिनेरियो में बोला हुआ है जहां पे इनवर्ड सही है पर आउटवर्ड गलत है वहां पे 122(1)(2) में पेनल्टी लगेगी फॉर द इनवॉइसेस इशूड अंडर विच देयर वाज नो अंडरलाइंग सप्लाई. Scenario number 2. A registered person A has issued a tax invoice to another registered person B without any underlying supply of goods or services. Both B avails ITC on the basis of said tax invoice. B further issues invoice along with underlying supply of goods or services of both to his buyers and utilizes that ITC. इसका मतलब क्या है कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई सही है पर मेरी इनवर्ड सप्लाई गलत है. समझे कि मतलब आप मेरी आउटवर्ड को क्वेश्चन नहीं कर रहे सिनेरियो 2 में. सिनेरियो फर्स्ट में मेरी इनवर्ड सही थी, आउटवर्ड क्वेश्चन हो रही थी. सिनेरियो 2 में मेरी इनवर्ड क्वेश्चन हो रही है, आउटवर्ड क्वेश्चन नहीं हो रही है. तो वो बोलते हैं कि भाई आपकी आउटवर्ड सही है पर आपकी इनवर्ड गलत थी, तो इनवर्ड आपने क्योंकि बिना गुड्स के ले ली थी इसलिए हम आपकी आईटीसी डिनाई करेंगे और सेक्शन 74 में आपके अगेंस्ट में हम केस इनिशिएट करेंगे. अब जहां पे ये चीज को प्रूव कर रहे हो कि मेरी आउटवर्ड को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो और मेरी इनवर्ड को क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट को ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि फिर वो जो माल बिका उसके लिए इनवर्ड कहां से आई. या तो आप प्रूव करिए कि मैंने बिना इनवॉइस के गुड्स खरीदे थे और मैंने उसको यूज करके आउटवर्ड सप्लाई करी है, पर सिंप्लिसिटर आप ये बोल दो कि सर आउटवर्ड सही है पर इनवर्ड गलत थी आपकी, इसलिए हम पेनल्टी लगा रहे हैं आपके ऊपर, इसलिए हम सेक्शन 74 में आपको आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं. तो दैट कैन नॉट बी सिंप्लिसिटर केस. तो जब मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं जहां पे मेरी आउटवर्ड को क्वेश्चन नहीं किया गया और मेरे इनवर्ड को क्वेश्चन किया जा रहा है,
तो मेरे को सिंपल बोलना है कि सर अगर मेरी 100 रुपए की इनवर्ड गलत है पर मेरी 100 रुपए की आउटवर्ड सही है, तो वो आउटवर्ड गई कैसे? वो कहीं से तो गुड्स आएंगे, तो आप मेरे को प्रूव कर दो अगर मैं गलत हूँ। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ इस 100 रुपए पे मेरे पास माल आया था, अगर मैं गलत हूँ तो आप ये प्रूव कर दो कि 100 का माल जो बेचा है वो आया कहाँ से था। तो ये पार्ट हुआ सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला कि जहां पे इंटरेस्टिंगली एप्लीकेबल सेक्शन 122, यहाँ पे सर्कुलर बोलता है फर्दर एज पर प्रोविजन सेक्शन 7530 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इफ penal action for fraudulent availment of utilized IT is taken against B under section 74 of CGST Act, no penalty for same act, that is for the fraudulent availment of utilization of ITC can be imposed on B under any other provision of CGST Act including under section 122। वो सेम एक्ट का मतलब जो हमने डिस्कशन किया था इससे पहले, वो वहां से आएगा। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। A registered person A has issued tax invoice to another registered person B without any underlying supply of goods or services of both. B avails ITC on the basis of said tax invoice. मतलब A ने B को सप्लाई किया, उसमें कोई अंडरलाइन सप्लाई नहीं थी, इनवॉइस इशू किया, उसमें कोई अंडरलाइन सप्लाई नहीं थी। Further, B passes on the said ITC to another registered person C by issuing invoice without any underlying supply of service. मतलब B जो है वो A से एक इनवॉइस लेता है, उसमें कोई सप्लाई नहीं थी, वो सी को जो इश्यू करता है उसमें कोई सप्लाई नहीं थी। इसका मतलब है जो पहला सिचुएशन था जहां पे इनवर्ड सही थी और आउटवर्ड गलत थी, दूसरा सिचुएशन था जहां पे इनवर्ड गलत थी और आउटवर्ड सही थी, तीसरा है जहां पे इनवर्ड भी गलत है और आउटवर्ड भी गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इनवर्ड भी गलत है और मेरी आउटवर्ड भी गलत है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब आपकी इनवर्ड गलत है तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में आप पे पेनल्टी लगेगी, विच सेज अबाउट टेक्स और यूटिलाइज आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। और इनवर्ट में तो 122(1)(7) में पेनल्टी लग गई क्योंकि आपने बिना गुड्स रिसीव करे हुए आईटीसी यूज करने की कोशिश करी। और आउटवर्ड में 122(1)(2) में पेनल्टी लगेगी क्योंकि आपने ऐसा इनवॉइस इशू किया है सी को जिसपे कोई अंडरलाइंग सप्लाई नहीं थी। मतलब दो ऑफेंसेस कमिट किए, इनवर्ट में अलग किया, आउटवर्ड में अलग किया। ये तीन ऑफेंसेस है। अब आपके सामने एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूं। मेरे यहाँ पे डिपार्टमेंट सर्वे पे आया, सर्वे पे आके बोलता है, पहले तो वो स्टॉक को मैच करता है, स्टॉक एकदम परफेक्ट मिल जाता है, बुक्स में जो स्टॉक है वो मेरे फिजिकल में मैच हो गया। वो मेरे आउटवर्ड को क्वेश्चन नहीं करता है। मतलब 100 रुपए का जो मेरा आउटवर्ड है उसको क्वेश्चन नहीं किया, 5 रुपए का जो स्टॉक है उसको नहीं किया क्योंकि 5 रुपए का फिजिकल में ही पड़ा था। पर बोलता है कि सर जो 90 रुपए की इनवर्ड आई है वो आपकी सब फेक है। और वो ये प्रूव नहीं करता कि 90 रुपए का माल कहीं और से आया था जो आपने यूज किया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी 90 की इनवर्ड फेक है, मेरा 100 का आउटवर्ड सही है, मेरा 5 रुपए का स्टॉक इन हैंड सही है, तो कैसे इनवर्ड मेरी फेक हो सकती है विदाउट एनी एविडेंस कि मेरे पास कोई और जगह से इसका गुड्स आए थे। तो ये जो केस बनेगा इट डज नॉट हैव अ लेग्स टू स्टैंड अपॉन। उनको केस क्या बनाना पड़ेगा कि सर 90 आपकी इनवर्ड गलत थी, 90 आपकी आउटवर्ड गलत है, और जो 10 रुपए है सिर्फ वही सही है, इसलिए आपके 5 रुपए का स्टॉक जो है वो मैच हो रहा है। मतलब 90 को मैं अगर कॉस्ट मानता हूं तो 90 का मतलब 80 रुपए की इनवर्ड जो 90 के लिए यूज हुई, तो 80 का इनवर्ड आपका गलत है, उसके अगेंस्ट में 90 की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो गलत है। 10 रुपए का जो सही है उसमें से आपने 10 रुपए की आउटवर्ड सप्लाई करी है और उसका ही स्टॉक बाकी है आपके पास। तब तो उनका केस स्टैंड करेगा, क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों एक्सक्लूड होकर के मेरा स्टॉक मैच हो सकता है। पर आप ये बोलो कि यार स्टॉक भी सही है, आउटवर्ड भी सही है, पर इनवर्ड ही गलत है सिर्फ, देन इन दैट केस द केस वुड नॉट बी हैविंग द लेग्स टू स्टैंड अपॉन। और प्रिसाइसली यही चीज जो है वो पतंजलि वाले केस में करी गई थी, जहां पे उन्होंने बोला कि सर आपकी इनवर्ड भी गलत है और आउटवर्ड भी गलत है।
इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 122 में मैटर बना रहे हैं इसका, और 74 में हम ड्रॉप कर रहे हैं। ये उसका वो एक्सट्रैक्ट है जजमेंट का जहां पे उन्होंने 74 की प्रोसीडिंग ड्रॉप करी थी पर 122 की कंटिन्यू रखी थी। और जैसे आपको मैंने बोला ना कि ये इस डिसीजन का लर्निंग कर्व है, अगर आप पूरे डिसीजन को पढ़ते हैं कि पेनल्टी के क्या क्या अलग अलग फैसेट्स हैं, तो इसका पैरा नंबर 2 पढ़ते हैं। All goods received from the supplier have been accounted for by the petitioner, inward सही है, and supplied in payment of GST, thereby applying the passing of irregular ITC। मतलब inward गलत है और outward भी गलत है। Therefore, department has relied upon circular number 171, where it was clarified proceeding under section 74 cannot be initiated against taxpayer if it has merely passed on the irregular ITC on outward supply, and only penalty under section 122 can be imposed। इसका मतलब है इनवर्ड और आउटवर्ड को उन्होंने बोला कि जो आया वो गलत, जो गलत आया वो गलत गया, इसलिए हम 74 नहीं लगाएंगे, हम तो आप पे इनवर्ड भी गलत है और आउटवर्ड भी गलत है वो लगाएंगे। फिर उन्होंने पैरा नंबर 3 में क्या बोला, there is no any shortage and mismatch in stock of packing material and the actual physical quantity of stock in addition to the raw material available, furthermore there is no adverse remark on excess adverse or shortage of stock। क्यों? क्योंकि उसकी जो गलत इनवर्ट आई थी वही तो गलत निकली, उसके बाद जो एक्चुअल थी उसके अगेंस्ट में एक्चुअल सप्लाई माइनस करी और जो स्टॉक है वो मैच हो गया। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने वो सही तरीका अपनाया। उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि सिर्फ इनवर्ड को क्वेश्चन किया, उन्होंने आउटवर्ड को भी क्वेश्चन किया, और इनवर्ड और आउटवर्ड को जब बुक से हटाया तो उनका फिजिकल स्टॉक एक्चुअल परचेज माइनस एक्चुअल सेल से मैच होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट शो कॉज नोटिस। अब ये हम नॉर्मल अब आईटीसी के बियॉन्ड जा रहे हैं, और देखिए हर एविडेंस का क्या रेलेवेंस होता है। Show cause notice has placed reliance on third-party data like RTO records, which is not in conformity with the mandatory procedure under Section 145 CGST Act, which requires a certificate to authenticate the document which are to be relied upon in departmental proceedings। आपने आरटीओ से रिकॉर्ड लिए हैं, वो आरटीओ के रिकॉर्ड एक जना उसको सर्टिफाई करेगा दिस इज द ट्रू कॉपी, एंड देन ओनली इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी उठा के लेके आए और मेरे अगेंस्ट में एविडेंस लगा दिया। सेक्शन 145 भी यूज एट वन प्लेस। उसमें क्या होता है कि एक क्लाइंट के यहाँ पे एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में उन्होंने एक फोटो खींची, उस फोटो को उन्होंने एससीएन में आरयूटी का पार्ट बनाया और फोटो दिखा के बोला कि देखो आप एक्चुअल में ये गुड्स बेचते हो जबकि आपका इनवॉइसिंग इससे हो रहा है। हमने बोला कि सर इस फोटो का ओरिजिनल कहाँ पे है? ये अगर फोटो सॉफ्ट कॉपी में है तो इसका हैश टोटल उस सॉफ्ट कॉपी की, और जो सॉफ्ट कॉपी जहाँ पे सेव्ड है और ये जो आपने पेस्ट करी, क्या इनका हैश टोटल मैच होता है? ये फोटो जो है इसके नीचे एक लिखा हुआ है कि जीमेल से डाउनलोडेड है, इसका मतलब है कि ओरिजिनल मीडियम से डाउनलोड नहीं हुई है। अब मेरे को जिस जने ने ये फोटो खींची थी उसका लोकेशन एड्रेस दीजिए, क्योंकि इसमें न तो लोकेशन आ रही है ना एड्रेस आ रहा है, तो मैं कैसे मानूं कि मेरे प्रेमाइसिस में ही खींची गई है? इसलिए सेक्शन 145 को कंप्लाई नहीं करती है, और सेक्शन 145 इज पैरामीटर तो सेक्शन 66 बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट which which provides for usage of IT data, IT evidence is against me। और रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर था 2023 में, जहां पे क्वेश्चन ये था कि जो पत्रकार थे उनके कुछ के मोबाइल्स ले लिए गए थे और मोबाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके बोला गया था कि दिस इज द डेटा विच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोबाइल। तो मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो डेटा प्राइवेसी को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आज तक कोई गाइडलाइंस है कि इस मोबाइल का डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? तो वहां पे ये ओथ पे दिया गया कि इसका लॉ फॉर्मुलेट हो रहा है, और जब तक लॉ फॉर्मुलेट नहीं होगा तब तक सीबीआई का जो क्राइम मैनुअल है उसमें जो गाइडलाइंस दे रखी है वो सारी की सारी सेंट्रल एजेंसी उसको फॉलो करेंगी, एंड दैट सेंट्रल एजेंसीज इंक्लूड सीजीएसटी एंड बीजीजे, ऑल्दो नॉट रिटन देयर बट एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। और टू द एक्सटेंट वी नो दैट द क्राइम मैनुअल डेटा, द प्रोसेस, मोबाइल सीज हुआ तो पहला तो खुलेगा उसकी प्रेजेंस में जिसने उसको साइन किए थे, उसके बाद उसकी कॉपी बनाई जाएगी, दोनों का हैश टोटल मैच किया जाएगा, उसके बाद उसमें जो प्राइवेट डेटा है उसको हटाया जाएगा, और जब वो फॉरेंसिक के लिए भेजी जाएगी कॉपी तो फॉरेंसिक करने से पहले उस जने को नोटिस दिया जाएगा कि इस डेट को फॉरेंसिक होगी और इस डेट पे आपको प्रेजेंट रहना है। So that is why section 145 assumes importance that how the third party data has been
compiled. उसके बाद on the issue of transportation, it was observed that it is not a requirement under the law that vehicles should take only a fixed toll route and any route may be chosen to reach the destination. ये observation, these are not observation of the court. These are the observation of the officer who had dropped the proceeding under section 74, and these were the views. But this is, I am only referring for the purpose of discussion that these are the ground which we should take, and if the appropriate authority is there, they would consider it in a correct manner. तो अब इन्होंने बोला कि सर फिक्स्ड टोल रूट नहीं लिया, ये दैट कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू रीच टू कंक्लूड दैट द गुड्स वर नॉट रिसीव्ड. पहली बात तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये नहीं बोलता कि मैं टोल रूट से जाऊंगा. दूसरा, जीएसटी एक्ट कहीं नहीं बोलता, चाहे सेक्शन 69 हो, चाहे 120 68 हो, चाहे सेक्शन 68 हो, चाहे 129 हो, चाहे रूल 138 हो, चाहे रूल 138A हो, कि मेरे को टोल रूट से जाना है. इसके बाद क्या गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया हुआ है कि भारत में जितनी रोड है वहां पे टोल हो और टोल के बाद उनका मूवमेंट रिकॉर्ड हो? ऑन द कॉन्ट्ररी, जो स्टेट टोल है वहां पे, तो स्टेट टोल में राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं यूपी या दूसरे स्टेट का क्या सोच रहे हैं. स्टेट टोल में कहीं पे भी टोल, कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं होती कि ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं होती कि ये व्हीकल यहाँ से निकला है, क्योंकि वहां पे फास्टैग होता ही नहीं. तो जब लॉ में मैंडेट नहीं है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट नहीं है, जब ऐसा कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहां पे हर जगह टोल हो, तो आप मेरे को कैसे बोल सकते हो कि मैं टोल रूट से नहीं गया तो गुड्स मिले नहीं? क्या ऐसे लॉ में प्रोविजन है कि एनएचएआई को टोल दिया होगा तभी सही माना जाएगा कि माल आपका सही जगह पहुंचा है? या क्या ये इनडायरेक्ट तरह से मेरे को हैरेस करने का तरीका नहीं है कि जब तक आप एनएचएआई को पैसा नहीं दोगे टोल का, तब तक आपका माना नहीं जाएगा कि आपके पास गुड रिसीव हुए? Either put it in the law that amount has to be paid to NHIA to prove that the goods were actually received. But unless until there is no restriction in the law to follow a particular path, there is no restriction in the law which compels me or asks me, there is no provision in the law which compels me to pay to NHI for regularization of my purchase. You cannot just say that since it has not followed a toll route, your purchases are fake. उसके बाद upon request of cross examination by the petitioner of persons on whom testimony reliance was placed upon in show cause notice, all the suppliers have clearly on affidavit said that they have made supplies to the petitioner based on genuine transaction. तो पहला तो क्रॉस एग्जामिनेशन दो. उस क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास आए थे, तो फिर आप दूसरा एविडेंस लाना पड़ेगा कि मेरे पास गुड्स नहीं आए थे. These were only the observation, these were not the observation by the court, but what I wanted to reflect or try to emphasize that this is how a submission covering on various aspects has to be made. At least let the officer think upon the submissions which we are making. Make it apart section 122 की authority, jurisdictional fact, RTO, third party evidence, आपका मेंस रिया है कि नहीं है, आपने उसको सेटिस्फाई किया है कि नहीं किया, रूट प्रॉपर था कि नहीं था, तो ये ऐसा का कंपेशन है कि मेरे को टोल रूट फॉलो करना है, क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा था, दिया था कि नहीं दिया था. देखिए 122 अपने आप में बहुत बड़ा है. अगर हम चाहें कि उसके 122 के सारे क्लॉज, 122 के 21 क्लॉज तो सबसेक्शन 1 में है, फिर 1A 2 और 3 है, तो हम चाहे तो पूरा दिन, क्या जितना टाइम लगाएंगे शायद उतना ही कम होगा, क्योंकि ये लॉ है. यहाँ पे तो कॉमा फुल स्टॉप में ही 2-2 दिन लग जाते हैं. वहां पे सुप्रीम कोर्ट की जज, सुप्रीम कोर्ट की बेंच का डिसीजन कॉमा फुल स्टॉप पे आता है, जो बाद में ओवरटर्न कर दिया जाता है. So this is how the law has to be interpreted. But at least on the part of professionals, our submission should cover all the aspects, and I tried to cover those aspects within the given stipulated time of 2 hours. So this was all about levy of penalty and identification of offences and the jurisdictional fact or the power of the authority to levy penalty. Thank you once again to Kanpur Chartered Accountant Association for giving me this opportunity, and I have hand over the session to the MOC of the session. For if any queries are there, I would be more than happy to take those queries. Thank you, sir.
डाउट्स के लिए हम लोग ये सेशन है हम लोगों का, जो भी डाउट्स हैं सर। देयर इज अ डाउट कि जो कंपोजिशन है, अगर मान लीजिए इस केस में उसने गुड्स रिटर्न करे हैं इंटर स्टेट, तो क्या तब भी उसका जो है रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन से जो है नहीं, रेगुलर हो जाएगा? वो तो परचेज रेट, उसमें तो कभी भी नहीं होगा। इसका इस तरह का नोटिस हमारे पास भी आया था, हमने उनको जवाब रिप्लाई दिया था, दे ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स। सर आई थिंक देयर इज नो डाउट। आनंद जी कुछ पूछना चाहते हैं। आनंद जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं करता हूँ। सर आप अनम्यूट करिए सर, कर सकते हैं। आनंद सर आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। नितिन, जी सर। मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। जी सर। जी सर। हाँ, मैं बस एक मिनट लूंगा। अर्पित भाई, आज ना मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन था उससे हम लोगों को ना दो तीन चीजें बहुत जबरदस्त लगी कि जैसे 122 और 125 में प्रॉपर ऑफिसर वाली बात आपने बताई ना, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पतंजलि का जो जजमेंट है, इसके बाद ये दातार साहब ने अगर ये आर्गुमेंट लिया है तो मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट में जरूर चैलेंज होगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कुछ ना कुछ सेटल होगा इस पे, होगा सर, है ना? होगा सर। मैं आपको बताऊं कि एक मैंने राइट अप ऐसे ही शेयर किया था, तो मेरा तो बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ ऑफिसर से। जी। तो अल्टीमेटली वो घूम फिर के या तो रूल 142 पे है, सेक्शन 127 पे है, पर वो भी मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता है रूल सेक्शन 122 125। क्योंकि इस जजमेंट को भी अर्पित भैया पढ़ेंगे ना तो रूल 142 में जैसे लगता है ना अनमने ढंग से जज ने जा करके ना कहीं उसको लैंड कराना था, बस है ना? करा दिया। इस केस को मैं इसलिए फॉलो कर रहा था बिकॉज ये हमारे लखनऊ जोन ने ही पास किया था ऑर्डर को, एजुकेट किया था एडिशनल कमिश्नर लखनऊ ने। तो मुझे लगता है ये फॉर द टाइमिंग है, इंटरिम जजमेंट है, और या तो ये लॉ अमेंड करेंगे या सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करना चाहिए। क्योंकि हमने तो शुरुआत इसलिए की थी, दतार साहब आर्गू कर रहे हैं, मतलब दतार साहब इज आर्गुइंग, मतलब कुछ तो है ना? तो बड़ा मतलब मुझे लगता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए प्रैक्टिशनर, इस जजमेंट को जरूर पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड ऑफेंस, है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लायबिलिटी एंड सिविल लायबिलिटी। तो एकेडमिकली दिस जजमेंट इज वेरी गुड। वेरी गुड। और मैं तो बोल रहा हूँ सर, क्रक्स पे मत जाओ, दातार साहब के आर्ग्यूमेंट्स पढ़ो बस। यस 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 यस, मैं एकदम एग्जैक्टली मैं पूरा जजमेंट इसलिए नहीं पढ़ा था कि इन रिजल्ट क्या आया, बिकॉज वो ऑफिसर जिसने ऑर्डर पास किया ही वाज वेरी हैप्पी। मैं कहा सर आप इस पे खुश रहो कि आपका ऑर्डर सस्टेन कर लिया, हम इस बात पे खुश है कि दतार साहब ने क्या आर्गूमेंट किया, क्या नई चीजें निकाली, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अर्पित भाई, आपका तो सुनने का मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई यू आर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द जीएसटी। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो क्या है कि जहाँ जहाँ पे सेशन की रूल आते हैं ना, हमको बोलने का मौका मिल जाता है, इसलिए पढ़ लेते हैं हम। थैंक यू। ओवर टू नितिन। थैंक यू सर। नाउ I would like to invite CA Akhilesh Tiwari ji for closing remarks on the session. थैंक यू नितिन जी। मतलब क्या बोलते हैं, कुछ कह नहीं सकते। इतना बढ़िया सेशन था, इतना थॉट प्रोवोकिंग था। वो जो अभी धर्मेंद्र जी ने कहा कि पेनाल्टी 122 एंड ऑफेंस और पेनाल्टी में क्या फर्क है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें तो लगता है कि आप रात में सोते सोते भी जीएसटी के ही आपके रूल्स रेगुलेशन तो चलते रहते होंगे। बहुत बढ़िया मारूला। द थिंग इज दैट we are fortunate to have with you, and our entire members, our KCS members are privileged to have the webinar from you. The thing is that I wish to extend my heartfelt thanks to you, our Arpit Haldia ji. Your in-depth analysis, practical perspectives, and clear explanations have truly added value to us. Thank you so much. Over to Nitin. इधर
थैंक यू सर सर। ये तो मेरा वो है, खुशनसीबी है कि जब भी कानपुर वाले बुलाएंगे हम जरूर आएंगे सर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली मैं भी राजस्थान को ही बिलोंग करता हूँ, अजमेर शरीफ मेरा है। अच्छा। मेरे ननिहाल पूरे अजमेर में रहती हैं, और आप ये समझो तो मेरा बर्थ प्लेस भी अजमेर ही है। तो जैसे ही अच्छा। राजस्थान का कनेक्शन होता है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं से राजस्थान वालों को बुला लें। अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके सर। नाउ अखिलेश सर, प्लीज प्रेजेंट a memento to CA Dr. Arpit Haldia ji and Sir, physical. this is the memento, and this will be courier to you. ठीक है। Please WhatsApp your address instantly. या Just कर दूंगा after the सर, meeting of मैं webinar, शेयर कर दूंगा it सर। will be courier today itself. Thank you. यस सर। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू Thank you धर्मेंद्र सर सर, एक मिनट फॉर बस। ए नमस्कार कंटिन्यूड नमस्कार प्रेजेंस नितिन ऑल्सो। जी। फॉर्मल। I will be always. Okay, Bye bye. now for a formal vote of thanks, please CA Vineet Rungta ji, please come and give a formal vote of thanks. Vineet. I think Vineet ji is not here. Yeah, he's here. He is here. Vineet. Nitin ji, you give the vote of thanks. Chal. On the behalf of society, I would like to thank CA Dr. R.P. Haldia ji for his a great lecture on the topic which he has presented to the society, and a warm thanks to all the members who present here, and a very thanks to our president CA Akhilesh Tiwari ji, and and the other members like CA Dharmendra Srivastava ji who present here, and a very thanks to all the members who make this program a very success. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much.